यूपीएससी सीडीएस 2016 के अपन सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के। यहाँ पर 120 जो क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज से, जितने भी थे साइंस वगैरह से, वो करेंगे। अपन ने 2014 का पेपर सॉल्व कर लिए दोनों पेपर, 2015 के दोनों पेपर सॉल्व कर लिए। अब जो स्टार्ट करेंगे वो 2016 का पेपर स्टार्ट करेंगे। इस सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अपने पास वही पेपर का पैटर्न वही है कि इंग्लिश में, हिंदी के अंदर, और फिर यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ गुड कैलोस्ट्रॉल विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल फेसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड हाइपरटेंशन। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो गुड कैलोस्ट्रॉल की बात करता है, जो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर जो रिस्क होती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की और हाइपरटेंशन की। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड। इसमें से अब देखो इसका आंसर जो होगा ना, वो आंसर तो ए है, क्योंकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। लेकिन अब ये जो चारों ऑप्शन हैं इनको एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है, ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उसको अपने लीवर तक लेकर जाता है। लीवर क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और रिमूव कर देता है अपनी बॉडी से। तो इसलिए जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। फिर उसके बाद अपने पास है नेक्स्ट वाला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है, ये अपनी बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है कोलेस्ट्रॉल का वो बनाता है। यहाँ पे हाई लेवल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल बिल्ट होता है जो अपनी आर्टरीज होती है उसके अंदर, और यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, क्लॉट के फॉर्मेशन की भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हाई रिस्क रहता है हार्ट अटैक आने का या फिर स्ट्रोक आने का। फिर उसके बाद अपने पास आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक टाइप का फैट होता है या लिपिड होता है जो मेजर सोर्स होता है एनर्जी का फूड के लिए। यहाँ पे क्या होता है, इसका अगर हाई लेवल ऑफ ये ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज हैं वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। उसके कारण क्या हो जाएगा, थिक आर्टरीज से आपके ब्लड को पास होने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, और इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे भी इंक्रीज होती है अपनी रिस्क टू स्ट्रोक और हार्ट डिसीज। फिर उसके बाद फैटी एसिड। फैटी एसिड्स तो पता होगा सबको क्या होता है कि ड्यूरिंग डाइजेशन द बॉडी ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट्स इन आवर बॉडी विच ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल इन द बॉडी। देखो जब है ना जो लोग मोटे होते हैं तो धीरे धीरे अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो जहाँ पे फैट होता है वो डिजोल्व होना शुरू होता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन जो होता है, जो बॉडी जो होती है ना, वो ब्रेक करती है फैट को फैटी एसिड में। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और यहाँ पे अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं हो तो फैटी एसिड को यूज़ करा जाता है एनर्जी को प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड, ये चारों चीज़ें समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द विटामिन एंड डिसीज आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है विटामिन का और डिसीज का जो करेक्टली मैच है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो विटामिन ए है, रिकेट्स उससे नहीं होती। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जब रात को दिखाई नहीं देता। रिकेट्स जो होती है वो विटामिन डी से होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है तो मेरा ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब मेरे पास बचा या तो 2 या फिर 2, 3। तो यहाँ पे विटामिन B1 बैरी बैरी ये सही है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर क्या टिक कर देती हूँ, सॉरी ऑप्शन बी, टिक बी कर रही हूँ और बोल सी रही हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये तो चीज़ हो गई हमारी। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो गया, ये डायरेक्ट से कर देती हूँ बी। ये पेन सेलेक्ट नहीं हुआ करेक्ट, एक मिनट रुकना, बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारी बॉडी में वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या कह रखी है हमारे पास, मोमेंटम क्या होता है हमारा पास, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, अपन डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिव करते हैं तो डी अपॉन मोमेंटम अपॉन डी टी, और मास होता है डी अपॉन डी टी अपॉन वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का अगर रेट ऑफ चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का इक्वल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ टॉप बिकॉज। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छत पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि बहुत हॉट सनी डे है तो लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं वाटर को रूफ टॉप पे, बिकॉज वाटर हेल्प्स एयर अराउंड द रूफ टॉप टू अब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली। वाटर हैज़ लो specific
हीट कैपेसिटी, वाटर इज इजीली अवेलेबल, वाटर हैज़ द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो इसमें देखो क्या होता है कि वाटर की जो होती है ना स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ती है उसको चेंज करने के लिए, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। तो हीट के लिए अगर वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, आपने कभी देखा होगा कि जब आप ऊपर छत पे जाके गर्मी के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हो तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर पूरी छत पे डालना है तो बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वाटर ईजी अवेलेबल है ऐसा सब जगह ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे देखो, वाटर हेल्प्स एयर रूफटॉप हीट इंस्टेंटली, ऐसा कुछ नहीं होता, लो नहीं होती, हाई होती है, ये भी गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हमको क्या दे रखा है, वाटर इजीली अवेलेबल, ये भी गलत है। उसके बाद देखो, वाटर हैज़ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये चीज़ सही है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इतनी अमाउंट हमें चाहिए होती है जब हम किसी भी यूनिट मास ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट कर सकें वेपर के अंदर, लेकिन वहाँ पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे आपने वाटर की बात करते हो, जैसे ही आप वहाँ पे डालोगे, उसको छत पे डालोगे, तो वाटर के अंदर क्या होगा कि वो हीट जो होगी, इतना यूनिट मास, मतलब कितना यूनिट मास ऑफ लिक्विड होगा, वाटर लिक्विड है, वो कन्वर्ट कर देगा हीट को किसके अंदर, वो वेपर के अंदर, विदाउट टेम्परेचर को चेंज करे बिना। वहाँ पे गर्म हीट निकलती है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप ठंडा, मतलब अगर छत गर्म हो रखी हो, वहाँ पे आप है ना पानी डालते हो, तो वहाँ से जो हीट निकलेगी या फिर जो वेपर बनेंगे वो गर्म नहीं निकल के ठंडे निकलेंगे, ठंडी ठंडी बर्फ़ जैसी फीलिंग आएगी, नहीं ना, वो वेपर्स भी होते हैं, गर्म ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो वाटर जो स्प्रिंकल करा जाता है रूफ पर, वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है हीट एनर्जी को और इवोपरेट कर देता है वेपर के अंदर, ठीक है, लिविंग द रूफ टॉप कूलर देन बिफोर। तो वहाँ पर वो जो छत होती है वो ठंडी हो जाती है। तो वाटर हैज़ अ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये चीज़ हो गई। सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब उस वाटर जो होता है वो एक छोटे से मास के अंदर, एक यूनिट मास के अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है हीट को वेपराइज कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, कंसिडर करना है अपन को। यहाँ पे मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो मैप के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पंजाब, यहाँ पे दे रखा है गुजरात, यहाँ पे दे रखा है महाराष्ट्र और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी पार्ट होगा, और यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये बोला है कि किस कैश क्रॉप का ये एरिया है, तो ये जो एरिया है वो कॉटन का है। काली मिट्टी, जहाँ पे भी दक्कन प्लेटू के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है ना, तो वहाँ पे कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका आंसर तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। ग्राउंडनट जो होती है वो गुजरात के आसपास पाई जाती है। शुगर केन जो होती है पंजाब के अंदर, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पाया जाता है, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, बिहार के अंदर। और टबैको इंडस्ट्री साउथ में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो, पीर पंजाल रेंज इज़ द हिमालय, इन द हिमालय इज़ अ पार्ट ऑफ, हिमालय में पीर पंजाल किसका भाग है, हमसे ये पूछा गया है। तो एक बार इस चीज़ को देख लो, फिर मैं आपको भी थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे पीर पंजाल की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, पीर पंजाल जो लेसर हिमालय का पार्ट है, इसके अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर आता है। पीर पंजाल जो होता है वो पटनी टॉप जम्मू से स्टार्ट होता है, कश्मीर में गढ़वाल से पास होते हुए हिमाचल प्रदेश में जाता है। गढ़वाल भी वही एरिया कहलाता है बेसिकली। यहाँ पे धौलाधार रेंज है जो कि आउटर हिमालय और द लेसर हिमालय बोली जाती है। फिर यहाँ पे देख लो शिवालिक क्या होता है, अपने पास ऑप्शन है शिवालिक, ट्रांस हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और लेसर हिमालय। तो जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय जो है आउटर हिमालय से, जिनकी जो रेंज है वो वेरी करती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय जो है वो एक्सटेंशन है तिब्बत प्लेटू के अंदर। यहाँ पे 4 रेंज में डिवाइड होते हैं, या कराकोरम के अंदर, लद्दाख के अंदर, जांस्कर के अंदर और कैलाश रेंज के अंदर। ईस्टर्न हिमालय जो होते हैं, ईस्टर्न हिमालय जो है वो शार्पली बैंड हो जाते हैं, और वो जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो, इसके अंदर कौन सी पटकाई, मणिपुरी हिल्स वगैरह है। ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर फैले हुए सैंडस्टोन और सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर जब हम बात करते हैं लेसर हिमालय की, तो लेसर हिमालय जो है वो हिमाचल के अंदर है। इसके अंदर ये रेंज फाइंड करी जाती है ग्रेटर हिमालय और शिवालिक की रेंज के अंदर रेंज में। अब यहाँ पे देखो, ये जो पीर पंजाल है, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल लेसर हिमालय के बीच में आता है। फिर यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर हिमालय, ये क्या आता है, ट्रांस हिमालय, ये वाले जिसके अंदर की रेंज आती है, तो ये ट्रांस हिमालय आता है। और ये वाला जो आता है शिवालिक रेंज, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का है। मैं इसको एक बार रब करती हूँ, देखो यहाँ से अगर अब दिख रहा होगा तो इस पीर पंजाल को भी रब कर देते हैं। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो, ये जा रही है शिवालिक, ये शिवालिक रेंज है। यहाँ पे कौन सा है, ये पीर पंजाल है, और यहाँ पे कौन है, कराकोरम है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो ये ध्यान रखना कि पीर पंजाल किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, अपने पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया। लेटराइट सॉइल जो होती है उसके बारे में हमसे बोला गया है कि कंसिडर करने। आपको लेटराइट सॉइल पता है क्या होती है, लेटराइट सॉइल होती है जिससे ईंटें बनती है, जो लाल मिट्टी होती है ना बेसिकली, उसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है
होती है तो बारिश होने से क्या होता है कि जो परकुलेट हो जाते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और परकुलेट होने के कारण क्या होता है कि हमें वो जो उसके सारे जैसे मिनरल्स वगैरह होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो उसका जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, मतलब सन की उसमें पक के उसका वो रेड कलर दिखने लग जाता है, बेसिकली ये होता है। तो लेटराइट सॉइल जो होती है वो रेड इन कलर होती है, तो ये वाली बात एकदम सही है कि लेटराइट सॉइल जो होती है वो रेड इन कलर होती है। फिर लेटराइट सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेश, नहीं इसके अंदर नहीं होती। जो लेटराइट सॉइल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन और पोटैश नहीं होता। लेटराइट सॉइल आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, नहीं। ट्रॉपिका और कैश्यू नट्स आर ग्रोन इन दिस, तो ये वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखो लेटराइट सॉइल के बारे में क्या चीज़ कहती है एनसीईआरटी, वो चीज़ एक बार देख लो। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन द एरिया रिसीविंग हाई रेनफॉल विद ऑल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई स्पेल। दिस सॉइल इज रेड, ये चीज़ बताई थी, रेड टू रेडिश येलो इन कलर होती है। हैवी रेन होती है जिससे लीचिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सिलिका वगैरह लीच हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर होता है जिसका पीएच होता है 5 से 6 में। ये पुअर होती है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटैश में, मैग्नीशियम में एंड लाइम में, ये चीज़ हमने देख ली। ये सॉइल जो होती है पोरस होती है और वेल ड्रेन्ड होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर पुअर होती है। ये सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यूपी और राजस्थान, यूपी और राजस्थान में ये नहीं पाई जाती, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, Which one of the following statement regarding Mediterranean and the monsoon climates are correct? इनमें से कौन सी चीज़ है जो मेडिटेरियन और मानसून क्लाइमेट के हिसाब से करेक्ट है। प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज़ इन विंटर वाइल इन मानसून क्लाइमेट इट इज़ मोस्टली इन समर। मतलब बारिश होती है मेडिटेरियन में विंटर के अंदर, मानसून के अंदर, इस समर के अंदर होती है ऑलमोस्ट। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है मेडिटेरियन में वो हायर होता है मानसून के क्लाइमेट से, और रेनी और ड्राई सीजन जो होते हैं वो बोथ क्लाइमेट के अंदर फाउंड करे जाते हैं। हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, मैं आपको बता देती हूँ। मेडिटेरियन क्या होता है और मानसून क्या होता है। मानसून यानी इंडिया का क्लाइमेट जिसमें बारिश भी हो रही है, जिसमें समर भी आ रहा है, जिसमें विंटर भी आ रही है। और मेडिटेरियन क्या होता है, जहाँ पे सर्दी के अंदर बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो जो मेडिटेरियन के आसपास की कंट्रीज़ होती हैं इसलिए उनमें वो चीज़ें देखी जाती हैं, इफेक्ट में देखी जाती है। और मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे सिट्रस फूड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वाइन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में कराई जाती है, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेसिपिटेशन इन विंटर इन मेडिटेरियन, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज़ इन विंटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विंटर में बारिश होती है, ये चीज़ मैंने बता दी। मानसून के अंदर हमारे ऑलमोस्ट समर इसलिए रेनी सीजन नहीं बोला उसको, लेकिन ऑलमोस्ट समर में कह सकते हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर बारिश आना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट वाला सही है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मेडिटेरियन क्लाइमेट इज़ हायर। तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है मेडिटेरियन में हाई नहीं होता है, इसके अंदर मानसून के अंदर ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि देखो गर्मी कितनी ज़्यादा जाती है, 44 45 तक चली जाती है, ठीक है, 50 तक, 54 55 कहीं कहीं तो इतनी जाती है, और ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसी टाइम पर। तो यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, वो मानसून में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेडिटेरियन। रेनी और ड्राई सीजन दोनों के अंदर होते हैं, दोनों के अंदर रेनी सीजन भी आता है और ड्राई सीजन भी आता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है, तो इसलिए आज का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखने से पहले ये देख लो, मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे। मेडिटेरियन क्लाइमेट जो होता है वो जाना जाता है हॉट ड्राई समर के लिए, और माइल्ड टू कूल वेट विंटर्स के लिए जाना जाता है। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट में वो लेस होता है किससे, मानसून क्लाइमेट से। तो यहाँ पे ये चीज़ सही हो जाएगी। तो अपना ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला सही है, ये वाला गलत है और ये वाला भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1 एंड 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। द हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक बिकॉज इट शुड बी मेड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। द प्लास्टिक यूज देयर इज फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज़ करा जाता है वो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक होता है। तो उसके बारे में पूछा गया तो वो कौन सा होता है, तो वो बेकेलाइट होता है। बेकेलाइट क्या होता है, वो हीट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती है और वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है। तो कुकर का हैंडल देखा, ब्लैक कलर का जो बनाते हैं वो पॉलीमर होता है, वो कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है। पॉलीमर जो होते हैं उनकी मेडअप ऑफ, देखो पॉलीमर्स होते क्या हैं बेसिकली, पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर का जो चैप्टर है वो 12th केमिस्ट्री के अंदर है, शायद 12th केमिस्ट्री, हाँ 12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर है, बोर्ड एग्जाम के अंदर मुझे ध्यान था, वो चैप्टर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है केमिस्ट्री के अंदर ये पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे पॉलीथीन है, टायरेलिन है और नायलॉन है। तो नायलॉन के बारे में भी सबको पता है, नायलॉन की रस्सी वगैरह यूज़ करते हैं। पॉलीथीन जो होता है जो अपने घर के अंदर होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C2H4 और ये चेन के अंदर जाता है। तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो चेन होती है, चेन रिएक्शन होते हैं। तो एन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो चेन को बताने के लिए कि इस वाले ये जो C2H4 है वो कंबाइन कर करके पॉलीथीन को बनाते जाएंगे। वैसे ही एक टेरेलिन भी है, नायलॉन भी है और बैकेलाइट भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो।
germplasm is required for the propagation of plants and animals. Germplasm is the germplasm क्या है? Genetic resources, seeds or tissue for breeding, egg and sperm, repository, a germ cell determining zone. Select the correct answer using the code given below. तो यहाँ पे अपन को सेलेक्ट करना है कि जर्म क्या होते हैं, जर्मप्लाज्म क्या होते हैं. देखो जर्मप्लाज्म जो होते हैं ना, ये मैं आपको सिंपल सा एक तरीके से बता सकती हूँ कि फ्यूचर के लिए इनको प्रिजर्व करने के लिए जो सीड्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. तो बेसिकली ये चीज़ होती है. अब इसको घुमा फिरा के आप कैसे भी कहो तो ये आंसर हो जाएगा. देखो ये क्या होता है, एक बार देख लो, ऐसे ये डायग्राम दिख रहा है, ये चीज़ ऐसे कि डिफरेंट डिफरेंट सीड्स वगैरह को जमा करा जाता है. तो यहाँ पे देखो, germplasm refers to the genetic resource such as seeds, tissues, DNA sequences that are maintained for the purpose of animal and plant breeding, conservation effort, agriculture and other research uses. These resources may take the form of seed collection stored in a seed bank, tree growing in the nurseries, animal breeding lines maintained in animal breeding programs और gene bank. बात समझ में आ गई. फ्यूचर के लिए, किसी रिसर्च पर्पस के लिए आप जब किसी भी जो सैंपल होता है उसको कलेक्ट करके रखते हो उसको जर्मप्लाज्म कहते हैं. फिर ये क्या हो सकता है, ये सीड्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, डीएनए के सीक्वेंस हो सकते हैं. देखो जर्मप्लाज्म इज अ लिविंग टिश्यू विच इज मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग. तो बात समझ में आ गई, कंजर्वेशन पर्पस के लिए होता है. अब देख लो क्या क्या चीज़ें होती है, हमसे ये चीज़ पूछा गया है. हिंदी के अंदर भी दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करती हूँ. सबसे पहले जेनेटिक रिसोर्सेज, डीएनए की बात करें तो जेनेटिक हो जाएगा. सीड्स और टिश्यू फॉर ब्रीडिंग, ये भी सही है, सीड्स भी हमने पढ़े और टिश्यू भी पढ़े. एग्स एंड स्पर्म्स भी हो सकते हैं. जर्म सेल डिटरमाइनिंग जोन, किस चीज़ की जोन डिटरमाइन कर रहा है, तो ये वाली चीज़ गलत है. तो यहाँ पे जब अगर हम गलत की बात करेंगे तो गलत अपने पास 4th है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 और 3 सही है. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डेंगू वायरस इज नोन टू कॉज लो प्लेटलेट काउंट्स इन ब्लड ऑफ अ पेशेंट बाय. जो डेंगू वायरस जो होता है वो प्लेटलेट्स काउंट्स जो होती हैं ब्लड के अंदर वो लो कर देता है. देखो इसका मैंने बहुत सारा WHO वगैरह के भी वीडियो देखने की कोशिश करी थी कि मैं आपको बता सकूं कि ये बेसिकली प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन किसी ने भी सिम्टम्स बता रखे हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे ये बता रखा है, किससे काटने से हो जाता है ये बता रखा है, लेकिन किसी ने भी डायरेक्टली इसका आंसर नहीं बताया. तो जब इसके आंसर्स की बात करेंगे ना तो ये कैसे होता है, मैं सोचा वीडियो होगा तो मैं वीडियो लगा दूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं, इससे मैंने लगाया नहीं. लेकिन इसको समझ लो, जो आंसर है उसमें से देख लेते हैं. इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ द प्लेटलेट प्रोडक्शन इन द बोन मैरो. बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर इंटरफेयर करता है. इन्फेक्टिंग इंडोथीलियल सेल को इन्फेक्ट करता है. ये बाइंडिंग विद प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को बाइंड कर देता है. एक्यूमुलेटिंग प्लेटलेट्स इन इंटेस्टाइन, प्लेटलेट्स को एक्यूमुलेट करता है इंटेस्टाइन में, ये चीज़ गलत है. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा डी. देखो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि अपन से ये पूछा जाता है कि डेंगू किससे फैलाया जाता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पेशेंट के अंदर जो ब्लड काउंट होता है वो कम हो जाता है, वो कम क्यों होता है, तो उसका है. तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसने थोड़ा सा बायो को डीप में पढ़ा हो वो क्वेश्चन ये आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट वाला देखो, द SI यूनिट ऑफ द मैकेनिकल पावर इज. मैकेनिकल पावर की SI यूनिट क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम. पावर होती है तो यहाँ पे जूल है, वॉट है पावर की, न्यूटन सेकंड होती है इम्पल्स की, और जूल सेकंड होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की. तो मैकेनिकल पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे पावर हो गया तो पावर की क्या होती है, वॉट होती है. तो इसलिए इसका आंसर जो 13 का है वो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा. जूल किसकी है, न्यूटन सेकंड किसकी है और जूल सेकंड किसकी है, मैंने वो सारी बता दी है. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 2 सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ. 2 सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सिर्फ क्यों, ऐसा क्यों है, हमसे ये पूछा गया है. देयर कैन बी अ हीट फ्लो बिटवीन दम इवन इफ दे आर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर. डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे तो उनके अंदर हीट फ्लो होगा क्या, ये चीज़ पूछी गई है. इक्विलिब्रियम की बात करी है, ठीक है. यहाँ पे देखो, देयर कैन नॉट बी अ हीट फ्लो बिटवीन दम इफ दे आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर. तो हीट फ्लो नहीं होगा, देयर इज़ नो हीट फ्लो बिटवीन दैम और देयर टेम्परेचर आर स्लाइटली डिफरेंट. अब सिंपल से इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, देखो मैं अगर ये स्टेटमेंट है हीट फ्लो तो ये चीज़ सही है और गलत है, अपन इसको डिटरमाइन. लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है हमसे 2 सिस्टम है आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब दोनों का टेम्परेचर अगर 0 है तो 0 होगा, 100 है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. फिर उसके बाद क्या होगा, उन दोनों के अंदर कोई भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही सेम टेम्परेचर पे. क्या उनमें हीट का फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा. क्या वो डिफरेंट टेम्परेचर पे, नहीं सेम टेम्परेचर पे है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनमें हीट फ्लो होगा क्योंकि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे है. ये बोल रहा है कि हीट का फ्लो नहीं होगा. अरे इक्विलिब्रियम में है तो उनमें टेम्परेचर जो है वो सेम है, डिफरेंट नहीं है. तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है. देयर इज नो हीट फ्लो बिटवीन दम, तो ये वाली चीज़ सही है, उनके अंदर कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है थर्मल इक्विलिब्रियम बोला है. तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है. तो ये वाला हो जाएगा. नेक्स्ट वाला देखो, जर्मन सिल्वर इज यूज टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कॉइनेज, मेटल, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा. द नेम इज गिवन बिकॉज. जर्मन सिल्वर जो है वो नेम क्यों दिया गया है वो चीज़ है. देखो
यहाँ पे क्या होता है, जर्मन सिल्वर क्या होता है, ये कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। कॉपर 50%, जिंक 20%, निकल 30%। वेरी हार्ड होता है। इसकी जो रेजिस्टेंट होता है, ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन मेकिंग इट फेवरेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फेवरेबल होता है। ये कंटेन नहीं करता सिल्वर, बट इट इज़ नेम्ड आफ्टर सिल्वर वाइट। इसका जो कलर हो या फिर अपीयरेंस होता है वो सिल्वर वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है बेसिकली। तो ये इट इज़ एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड कंटेन सिल्वर, ये चीज़ गलत है। जर्मन सिल्वर, जर्मन वर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर, ये भी गलत है। इट अपीयरेंस लाइक अ सिल्वर, इसका अपीयरेंस होता है वो सिल्वर की तरह होता है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ द सिल्वर, ये सिल्वर का अलॉय नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका कंपोजिशन है कॉपर का, जिंक और निकल का, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला देखो, प्लांट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ द स्टेरॉल लाइक स्टिग्मेस्टोरॉल, इग्रोस्ट्रॉल और साइटोस्ट्रॉल, ठीक है। विच वेरी क्लोजली रिजेंबल कैलोस्ट्रॉल, दीज प्लांट स्ट्रॉल्स आर रेफर्ड टू। इनमें से ये जो सारे होते हैं वो कैलोस्ट्रॉल से ज़्यादा, कैलोस्ट्रॉल पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने इसी पेपर के अंदर, ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं। तो प्लांट के अंदर कैलोस्ट्रॉल का यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा होगा, ठीक है। प्लांट के अंदर वो किससे रेफर करा जाता है, हमसे ये चीज़ पूछी। प्लांट के अंदर जो होता है वो फाइटो कैलोस्ट्रॉल से उसको मेंशन करा जाता है, तो इसका आंसर तो ए हो गया। लेकिन अपन यहाँ पे जो अपने ऑप्शन है सारे देख लेते हैं। सबसे पहले फाइटो की बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं प्लांट के सेल के अंदर। ये स्ट्रक्चरली, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है कैलोस्ट्रॉल से, तो आंसर तो ये हो गया। कैल्सीफेरॉल जो होते हैं वो वर्जन होते हैं विटामिन डी के। ये क्रिएटेड बाय एक्सपोजिंग सर्टेन प्लांट ड्राइव्ड मटेरियल टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ये क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, अगर एक्सपोज करोगे प्लांट के कुछ मटेरियल्स को अल्ट्रावायलेट लाइट से। फिर इग्रो कैल्सीफेरस जो होते हैं वो उनको विटामिन D2 कहा जाता है। ये विटामिन डी के टाइप होते हैं फूड के अंदर, और ये डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ करे जाते हैं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनको यूज़ करा जाता है। और लूमीस्ट्रॉल जो होते हैं वो भी विटामिन डी की फैमिली का पार्ट होता है, स्टेरॉइड कंपाउंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ द विटामिन D2। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टीरियो आइसोमर ऑफ इग्रोस्ट्रॉल, जो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो देखो, इसके अंदर एक और बात ये है कि ये जो स्टीरो आइसोमर होता है इग्रोस्ट्रॉल का, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, विटामिन D2 और लूमीस्ट्रॉल को अगर आप कंबाइन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ द फोटोकेमिकल, मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर आप इनको रिएक्ट करा दोगे तो आपको स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर विच टाइप, तो हमसे आंसर निकला था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग countries signed as MOU under the International Cooperation on the Brahmaputra and the Satluj River। सतलुज और ब्रह्मपुत्र के लिए किसने करा होगा, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र का भी है और सतलुज का भी। देखो, पाकिस्तान से सतलुज है, बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र है, नेपाल से सतलुज भी है, और ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से निकल के आती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सतलुज भी एक तरह से नहीं है, ऐसा समझ लो। तो चाइना ही है दोनों कंट्री से जो करेक्ट करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना बी, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अपने पास क्या है 18 हेडक्वार्टर ऑफ which one among the following railway zone in India is situated at highest elevation from the mean sea level? East Central Railway, South Eastern Railway, South Western Railway और West Central Railway, इनके बारे में पूछा गया। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन ये कहाँ से उठा के दे दिया यूपीएससी, मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ये भी मुझे नहीं पता। अगर ये चीज़ करंट में रही होगी तो शायद उन्होंने पूछा है, लेकिन कौन मीन सी लेवल से कितने हाइट पर है, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने के लिए होते हैं। अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले करा हो या कोचिंग वोचिंग में किसी ने बताया होगा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। लेकिन मुझे नहीं पता इन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करा जाता है। अदरवाइज अगर आपके पास फैक्ट ना हो तो अब फैक्ट कहाँ से आएंगे, तो मुझे नहीं पता। शायद ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे दे रखा है उन्होंने। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे जो अगर आप देखोगे तो वो हुबली के अंदर है। अब हुबली जो है वो शायद हाईएस्ट पॉइंट भी होगा। बाकी जो हेड क्वार्टर दे रखे हैं इसके, जैसे कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जयपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुंबई, जबलपुर, तो इनसे शायद होगा, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे आपके पास है ना जो 19 के अंदर है 2 टर्म्स पूछी हुई है, सेलेक्टिलाइट और स्टेलग्माइट। क्या होता है, कि अभिलक्षण क्या है, क्या फिर इनके फीचर्स क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो क्रास्ट टोपोग्राफी होती है उसके अंदर ये होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रास्ट टोपोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है कि लाइम्स, मैंने बताया था कि जो पानी होता है, पानी से जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो नीचे घुल के चले जाते हैं। बेसिकली ये लाइमस्टोन की जो केव्स वगैरह होती है उसके अंदर देखा जाता है। तो यहाँ से अगर इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे देखो, लाइम की जो चट्टाने से ऊपर से जो चीज़ें पकड़ी होती हैं या फिर ऐसे लग जाती हैं, उसको कोनिकल
जैसे क्यूब्स टाइप होती हैं। जैसे अगर आप इस वाले डायग्राम में अगर देख रहे होंगे तो ऊपर से भी ऐसी कोन्स हैं, ये देखो कोन है ना, यहाँ से ये कोन्स है, और नीचे से भी देखोगे तो यहाँ से भी ये कोन्स है। अब इनको याद करने का कैसा तरीका होता है, ये पूछ ली जाती है कि जो फ्लोर से होती हैं और जो ऊपर सीलिंग से होती हैं, तो उनको देखो यहाँ पे इन्होंने एक इमेज मिली थी मुझे जो इसमें बता रखा था। तो देखो ये स्टिल सी टाइट टाइट है ना, तो टाइट को आपको क्लिंग टाइट टू द सीलिंग, जहाँ पे टाइट आ रहा है तो यानी ऊपर से है। और अगर जिसके अंदर माइट्स है तो माइट मतलब क्या, तुम नीचे गिर जाओगे, ट्रिप हो जाओगे, तो माइट मतलब नीचे है। तो जहाँ पे टाइट है तो टाइट सीलिंग से चिपकना है, जिस वर्ड के अंदर माइट्स जिसके अंदर आ रहा है तो वो नीचे से है, नीचे फ्लोर से जो ऊपर की तरफ उठती हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ये वाला तो हो गया अपने पास क्रास्टोफोग्राफी, तो 16 का आंसर तो सी हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्लेशियल, वोल्केनिक और फ्लूवियल। तो नदी से स्थलाकृति तो आपको पता है डेल्टा बनाएगी, ईस्चुरियस बनाएगी, फिर डेल्टा बनाएगी, ऑक्सबो लेक बनाएगी, मियंडर्स बनाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। ज्वालामुखी से बैथोलिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्लिट होते हैं, डाइक होते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। और ग्लेशियल टोपोग्राफी जो होती है, ग्लेशियल से भी, ग्लेशियल का मुझे देखो यहाँ पे इसमें मैंने लगा रखा है, क्या नहीं लगा रखा, ग्लेशियल का मुझे अभी याद नहीं आ रहा ग्लेशियल से क्या क्या बन सकते हैं। करा तो था शायद एक बार क्वेश्चन के अंदर कि ग्लेशियल के अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं जो बहकर टिल टिल अपन ने करा था शायद, टिल जो है वो ग्लेशियल से है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब देखो क्रास्टोफोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्युबल रॉक सच एज अ लाइमस्टोन, डोलेमाइट और जिप्सम से होता है। ये कैरेक्टराइज्ड बाय द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विद सिंकहोल एंड केव्स, इज मोस्ट स्ट्रांगली डेवलप्ड इन द डेंस कार्बोनेटेड रॉक सच एज द लाइमस्टोन that is thinly bedded and highly fractured. Crust is not typically well developed in the chalk because the flow of the groundwater is not concentrated along fractures. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्लैनेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। तो ये वाले जो प्लैनेट्स अपन को दे रखे हैं, इनको अपन को अरेंज करना है किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के बाद मार्स है, मार्स के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है और यूरेनस है। देख लो इसके अंदर मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है। ये वो सन से कैसे अरेंज नहीं दे रखे, साइज़ के हिसाब से अरेंज कर रखे। तो साइज़ में सबसे पहले मर्क्यूरी, मार्स है, फिर वीनस है, अर्थ 4th नंबर पे आता है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न और जुपिटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस, तो इसके हिसाब से अरेंज कर लेना जो भी आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, उसके अंदर क्या चीज़ फीमेल के यूट्रस में इंट्रोड्यूस करा जाता है। एग होते हैं, फर्टिलाइज एग होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और एग और स्पर्म दोनों होते हैं। तो यहाँ पे एग, फर्टिलाइज्ड एग, स्पर्म और एग और स्पर्म। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ होती है ना, वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म होते हैं, क्योंकि एग जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जो एग तो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो बॉडी के अंदर क्योंकि जैसे ही स्पर्म और एग है दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन से फिर जायगॉट बनेगा। तो इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं होते, इसलिए वहाँ पे एक्सटर्नली किसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, स्पर्म को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप कंटेन मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू DNA, रिमूवल ऑफ एक्सिस्टिंग DNA, इंट्रोडक्शन ऑफ RNA, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इनमें से करेक्ट आंसर को आपको सेलेक्ट करना है 22 के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती हैं वो मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती हैं। तो कंटेन modified genetic material due to introduction of DNA by removing the existing DNA resulting in the change in the trait। रिजल्ट करती हैं वो किसमें, चेंज ट्रेट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होती है, जैसे BT कॉटन वगैरह है तो कॉटन्स वगैरह में बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या करा जाता है कि उनकी जो नया DNA डाला जाता है, उनके अंदर जो DNA एग्जिस्ट, जीन में चेंज करना ना, जीन में चेंज किससे होगा, DNA से। तो DNA को अगर आप हटा दो, नया डाल दो, या फिर न्यू ट्रेट्स उसके अंदर डाल दो, तो सारी चीज़ों से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अपना आंसर है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ द RNA से कुछ नहीं होता। तो थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड भी नहीं है, फोर्थ भी है, थर्ड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 22, 23 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड के हिसाब से कौन सी चीज़ करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो जो वेलोसिटी जो साउंड होती है ना, वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में, मिनिमम होती है गैसेस में। क्योंकि वेलोसिटी जो साउंड होता है, साउंड जो वेव्स होती है उनको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे वो उतने ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेंगे। तो जो साउंड होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। सॉलिड का जो मीडियम्स होता है वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, और वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए साउंड जो होता है बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाता है एज़ कम्पेयर टू एयर के, ठीक है।
जो स्पीड होती है साउंड की वो डिक्रीज होती जाती है जब वो सॉलिड से गैसियस मीडियम के अंदर जाता है। तो जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, सॉलिड के अंदर होगी, क्योंकि जैसे ही साउंड जा रहा है तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर, जो पार्टिकल्स देखो जैसे ये वाला सॉलिड बॉक्स है, अब सॉलिड के अंदर इसके अंदर ये पार्टिकल भी है, ये पार्टिकल भी है, ये तो साउंड यहाँ से जा रहा है इससे होगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे पार्टिकल्स मतलब एटम एटम होंगे। लेकिन जो एयर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, तो उसको टाइम लगेगा। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड में, और मिनिमम किस में होती है, गैस में। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, पूछा गया है 24 के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। साउंड वेव्स इन गैसियस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासाउंड, नॉट करेक्ट है। तो साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लेकिन बिलो नहीं होता, जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, तो ये वाली चीज़ गलत है। साउंड वेव्स हैव हायर एम्पलीट्यूड एंड लाउडर, ये चीज़ सही है। साउंड वेव्स हैव हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आर शार्प, तो ये चीज़ सही है, जिसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो शार्प होंगी, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनके अंदर जो मोशन होता है पार्टिकल का वो पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ द वेव के। यहाँ पे जो साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है, देखो अगर उसकी टू हाइयर है 20 किलो हर्ट्ज से तो वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। अगर उसकी ऑडिबल रेंज जो होती है अपनी ह्यूमन ईयर की वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये याद रख लेना, इजी सा क्वेश्चन है अगर कभी पूछे तो। विटामिन B12 डिफिशियंसी कॉज पर्नीशियस anemia. Animal cannot synthesize vitamin B12. Human must obtain all their vitamin B12 from their diet. The complexing metal containing iron in the B12 is, देखो यहाँ पे क्या बोला कि B12 की जो कमी होती है वो एक एनीमिया को कॉज करती है। एनिमल जो होते हैं वो विटामिन B12 को बना नहीं सकते, जो ह्यूमंस होते हैं वो विटामिन B12 को अपनी डाइट से ही लेना पड़ता है। ऐसा क्या चीज़ होती है विटामिन B12 के अंदर कि जो उन्हें, ऐसा कौन सा मेटल होता है बेसिकली जो उन्हें विटामिन B12 से मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो 26 है उसका आंसर है सी। अब यहाँ पे देखो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, जब पर्नीशियस एनीमिया होता है तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, उनका अकर होना, और इंटेस्टाइन जो होता है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता किसको, विटामिन B1 को, B12 को। तो विटामिन डी जिसको कोबलेमाइन भी कहते हैं बिकॉज वो कंटेन करता है मेटल आयन जो कि कौन सा होता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो होता है वो B12 के अंदर होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द कोल एंड द फेरस ग्रुप ऑफ मिनरल्स इन इंडिया अकर्स इन द पेनिनसुलर साउथ ऑफ विंध्यास। द पेनिनसुलर इंडिया once formed part of the supercontinent which include ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखो ये वाली बात एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे इस बात को समझो। देखो क्या, जो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पेंजिया, फिर वो टूटा, तो सबसे पहले ऊपर बना, यहाँ पे ऊपर बना गोंडवाना लैंड, और ऊपर बना अंगारा लैंड, और नीचे बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर आया अपने पास, यहाँ पे कौन है, अंटार्कटिका आया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अंटार्कटिका आया। इसके अंदर अपने पास आया साउथ अमेरिका, इसके अंदर अपने पास आया अफ्रीका, इसके अंदर अपने पास आया साउथ एशिया, और इसके अंदर अपने पास आया ऑस्ट्रेलिया। अब ये सारी चीज़ें बनी थी। तो इंडिया जो है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ से अपन बोलते हैं ना हिमालय की हाइट बढ़ रही है, तो क्योंकि इंडिया जो है वो पहले ऐसा लैंड मास था, फिर वो खसक खिसक के वो कहाँ पे जुड़ गया, आके यहाँ पे एशिया के अंदर एकदम साउथ में जाके जुड़ गया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो एकदम सही है, वो इंक्लूड करता था ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो ये सही सही है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और ये किसका था, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के कौन कौन पार्ट थे, अंगारा लैंड के थे नॉर्थ अमेरिका, अंगारा लैंड का पार्ट था हमारे पास नॉर्थ यूरोप और आर्कटिक सर्कल वाला जो एरिया है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड द फेरस ग्रुप ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया अकर्स इन द पेनिनसुलर साउथ ऑफ विंध्यास। विंध्यास के अंदर जो नीचे आप यहाँ पे देखोगे, तो जैसे यहाँ पे बात करोगे तो ये विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के नीचे यहाँ पे डक्कन ट्रैप है, और यहीं पे सब बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये भी सही है, तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी 28 वाला क्वेश्चन अपने पास क्या आया था, महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क इज लोकेटेड इन। महात्मा गांधी का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो हमसे ये पूछा गया। अब देखो ये वाला मैप आपको समझ में आ रहा होगा किसका दे रखा है, अंडमान एंड निकोबार का। फिर इसमें आपने देखो ये क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तो मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार के अंदर। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है, अंडमान और निकोबार की। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा सागर आइसलैंड कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर है। रामेश्वरम कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है। और ये पिरोटन आइसलैंड मुझे नहीं पता अभी कहाँ पर है, ठीक है, लेकिन मुझे इन दोनों के बारे में पता है, और ये चीज़ मुझे नहीं पता। लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान में, और वहीं पे महात्मा गांधी मरीन इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है 29 के अंदर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखें, तो यहाँ पे देखो द अर्थ इज नियरर टू द सन एट द प्रीहेलियन विच जनरली अकर्स ऑन January 3,
द अर्थ इज़ फार्दर, इसमें ये पूछा गया कि अर्थ जो होती है वो सबसे पास में सन के कब होती है और सबसे दूर कब होती है, ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो प्रीहेलियन और एपीहेलियन क्या चीज़ होती है, देखो कैसे याद रखोगे, कभी भी डाउट हो तो इस चीज़ को याद रखने का मैंने कैसे तरीका रखा था, प्री भी किसी भी एग्जाम के अंदर प्री पहले होता है, फिर मेन्स आता है, तो प्री जो होता है वो सबसे पहले होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्रीहेलियन, तो प्री ये चीज़ पहले आएगी, तो प्री पहले आ रही है और ये कब आ रही है 3 जनवरी को, और ये सबसे कम डिस्टेंस होता है अर्थ के बीच में और सन के बीच में। लेकिन जब एपीहीलियन की बात करते हैं तो ये कब आता है 4 जुलाई को, तो यहाँ पर ये दूर चला जाता है, जो अर्थ होती है वो सबसे दूर चली जाती है। तो यहाँ पे देख लो इस डायग्राम के अंदर आपको समझ में भी आ रहा होगा कि दिसंबर सॉलिसिटाइज कब होता है 21 और 22 को, मार्च इक्विनोक्स कब होता है, जून का कब होता है, और यहाँ पे सितंबर का कब होता है, तो सितंबर 22 और 23। तो प्री हेलियन और एपीहेलियन कब चीज आती है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर में अगर हमें ये चीज़ देखी जाए तो हमारा आंसर ये वाला भी सही। देखो अब ऑप्शन देख लेना कि कब होता है, वैसे मैंने डायग्राम लगा दी, तो जनवरी 3 है इसका आंसर, तो इसका आंसर देखो क्या है जनवरी 3 और जुलाई 4, तो जनवरी 3 और जुलाई 4 एपीहेलियन और ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट और थर्ड सही है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन, तो इनमें से कौन सा आइसलैंड है जो वॉल्केनिक ऑरिजिन का है, तो उसका आंसर जो है वो रियूनियन आइसलैंड है। अब रियूनियन आइसलैंड कहाँ पर है ये चीज़ देख लो, ये रहा रियूनियन मैप के अंदर, ये मेडागास्कर है, ये अपने पास अफ्रीका है, अफ्रीका के पास में मेडागास्कर के पास में ये जो छोटा सा आइसलैंड है उसको रियूनियन बोलते हैं, और ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है। अब वॉल्केनिक ओरिजिन का आप सोचोगे कि वॉल्केनिक ओरिजिन का कैसे आइसलैंड बन सकता है, तो क्या होता है जो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे भी प्लेट्स हैं, प्लेट से जो लावा है वो ऊपर निकल रहा है, तो जैसे वो ऊपर निकलता है तो देखो वैसे लैंड होगी तो लैंड पे तो वॉल्केनो बन जाएगी, लेकिन समुद्र है जैसे ये वाला पानी है, इसको ऐसे समझ लो, शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे तो ये चीज़ आती होगी, ये कॉन्सेप्ट सबको ही आता होगा। देखो जैसे ये लावा है ना, ठीक है, तो अब अर्थ है, यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक प्लेट है, तो यहाँ से सपोज लावा निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ तो समुद्र है, तो समुद्र से ये बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि पानी है ना, पानी के ऊपर अगर अपन को सरफेस पे नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ये यहाँ से निकलता 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 एक्यूमुलेट होता जाता है, और एक्यूमुलेट होते 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 ये ऐसे ऊपर दिखने लग जाता है, तो ऊपर ये क्या करता है पानी के ऊपर एक आइलैंड बना लेता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनिक आइलैंड क्या होता है, जो वॉल्केनो से लावा निकल रहा है उससे, समुद्र के नीचे जो वॉल्केनो से लावा निकल रहा है उससे मिलकर जो बना हो उसे वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं, और ये रियूनियन है वो उसका एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज का टाइप है, ये चीज़ पूछिए, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट भी जो होते हैं वो एनर्जी देते हैं, तो ग्लूकोज भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कार्बोहाइड्रेट भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये वाली इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ये जो एक ऐसा ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट का जिसे मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है, मोनोसैकेराइड्स मतलब एक सिंपल, एक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं हो, एक सिंपल से बना हुआ उसको मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब वन, सैकेराइड जो उसका फॉर्मूला आप समझ लो, मोनो मतलब होता है वन, ठीक है। मेनली मेड बाय द प्लांट्स एंड मोस्ट बाय द अलगी व्हेन दे फोटोसिंथेसिस, जो अलगी से बनता है ये और प्लांट से बनता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, तो ये भी सही है। प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा, इट इज कंपोज ऑफ। प्रोटोप्लाज्मा जो लिविंग कंटेंट होता है सेल का उसको प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, और प्रोटोप्लाज्मा किससे बनता है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। प्रोटोप्लाज्मा जो बनता है वो साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा और अदर ऑर्गेनल से बनता है, तो साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा और अदर ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन और सेल फ्लूइड, इससे मिलके क्या बनता है अपने पास प्रोटोप्लाज्मा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नॉर्मन बोरलुंग वॉज वॉन नोबल पीस प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इज, नॉर्मन बोरलुंग ने पीस प्राइज जो जीता था वो किसके कंट्रीब्यूशन के लिए जीता था, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ द हाई यील्डिंग क्रॉप्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये सारी सही है। उन्होंने योगदान दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर हाई यील्डिंग क्रॉप्स की बात करी गई थी, इरिगेशन सिस्टम को कैसे मॉडर्नाइज करा जा सकता है, वैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करा जा सकता है, तो इन सबको इंट्रोड्यूस करा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सारे ही सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, मायोपिक पर्सन हैज़ अ पावर ऑफ -1.2 डायप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ हिज लेंस, उसकी फोकल लेंथ और नेचर क्या होगा। तो फोकल लेंथ होती है -1.25, कॉन्केव लेंस जो होता है वो यूज़ करते हैं टू ट्रीट मायोपिया, तो कॉन्केव लेंस है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था माइनस इसका पावर होगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे होती है पावर के नीचे मैंने लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, इस चीज़ को चेक कर लो बस, पावर के नीचे ये क्या होता है 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस में होती है मीटर में। अब यहाँ पे पावर अपन को दे रखा है 1.2
1.25, यहाँ पे इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर। तो इसमें 80 सेंटीमीटर है और कॉनकेव लेंस होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 34 का, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अ पीस ऑफ आइस, एक पीस है आइस का 100 ग्राम्स का, इन अ मास इज कीप्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 0 डिग्री इज। एक पीस है आइस का 100 ग्राम का, उसको किस में रख दिया गया है? 0 डिग्री सेल्सियस में रख दिया गया है। तो हमें कितनी हीट चाहिए होगी? तो यहाँ पे लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट में अभी आपको पहले भी पता था, ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने करा था वाटर वाला। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि छत पे क्यों रखा जाता है, पता नहीं कौन सा था, फर्स्ट तो नहीं था शायद। तो छत पे पानी क्यों डाला जाता है, फोर्थ क्वेश्चन था शायद। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने तब बताया था कि हीट क्या होती है, जो रिक्वायर करती है वन स्टेट को दूसरे चेंज में, तो लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो अपने पास है मास दे रखा है, सॉलिड दे रखा है मास, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? 33.6 जूल्स पर ग्राम होती है। 1 ग्राम ऑफ आइस को कितना रिक्वायर होगी हीट? 333.6 जूल्स। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम है तो 100 को क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33360 जूल्स। तो 35 है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन पेप्टाइड चेन? कौन सा हार्मोन होता है जो पेप्टाइड चेन को कंटेन करता है? तो उसका आंसर होगा कोर्टिसोन। अब इसमें सारे जो हार्मोन्स हैं एक बार उनको देख लो। सबसे पहले होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये यूरिन का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर काम करता है। देखो, जब लेबर मतलब जब वुमेन जो होती है वो चाइल्ड को बर्थ देने वाली होती है, तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है। और जो ब्रेस्ट जो होता है, ब्रेस्ट के भी कॉन्ट्रैक्शन और उसके अंदर हेल्प करता है जब मिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने पास नीचे पूछा गया है कि कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन इसका आंसर है। वो एड्रेनल इनएफिशिएंसी जो होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको ट्रीट करने के काम आता है। इंसुलिन, इंसुलिन का आपको सबको पता होगा, डायबिटीज से रिलेट करा जाता है। इसके अंदर ये मसल्स फैट के अंदर क्या होता है, ये जो सेल जो होता है वो अलाउ करता है मसल्स को, फैट को, लीवर को अब्जॉर्ब कर ले ग्लूकोज को, जो कि ब्लड में जाता है। फिर उसके पास अपने पास उसके बाद आता है कॉर्टिकॉन ट्रोपिन। तो ये CRH जो होता है, इसको CRH हार्मोन भी बोलते हैं, ये स्ट्रेस को रिलीव करने के काम आता है। तो ये मैंने आपको चारे बता दिए, इसको देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज? हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा एग्जांपल है केमिकल चेंज का? तो इसका आंसर है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर जो होता है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फिर मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नाइट का नाम, लोहे से चिपकना नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द केन शुगर इन वाटर, डिसोल्यूशन हो रहा है शुगर का वाटर के अंदर, तो ये केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ द आइस क्यूब, आइस क्यूब में भी केमिकल का कोई भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन बर्निंग ऑफ द पेपर, पेपर को जैसे ही बर्न कर रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन और रिएक्शन हो रहा है पेपर के बीच में, तो ऑक्सीजन एयर के साथ, तो एटमोसफेयर के साथ कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए ऐश के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज? ऐसा कौन सा है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंज में आपको दिखेगा? तो मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट जब होगी, सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ द आइस। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सी है, कोई सी है, उसका लेवल अभी यहाँ पर है, अभी लेवल मान लेते हैं अपन 10, कोई भी डिग्री मान लो, जो भी जिसमें भी वो समुद्र को नापते हैं, मान लिया अपने 10 है। अब अगर वो सपोज 10 से 12 में आएगा, तो वो क्यों आएगा? तो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चेंज इन मरीन वाटर डेंसिटी, चेंज इन मरीन वाटर डेंसिटी, जो मरीन वाटर डेंसिटी है उसमें चेंज हो जाए, डेंसिटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग जो होता है वो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा होता है, तो वो पूरा सी का लेवल चेंज नहीं करेगा। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, आइस शीट क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइस की शीट पूरी जम जाएगी, जितना भी बड़ा समुद्र है, समुद्र के ऊपर पूरी आइस शीट जम जाएगी, तो जैसे ही मेल्ट होगी तो पूरे लेवल पे है। देखो, आप इस बात को समझो कि यहाँ पे ये जो है ना आइसबर्ग है ना, उसकी शायद डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उसकी वॉल्यूम बहुत कम है। लेकिन जो आइस शीट है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और बहुत लार्ज सरफेस पे फैली हुई है, तो वहाँ पे सी का जो लेवल है वो चेंज होगा ही होगा। मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट, इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि बर्फ़ के जो ठंडा टाइम होता है तो वहाँ पे क्या होती है? बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, बर्फ़ जम जाती है। जब ठंडा टाइम होता है तो बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जैसे ही तो पानी भी सुगड़ता है। अगर आपने कभी देखा होगा, लेक वगैरह देखोगे तो जहाँ पे बर्फ़ जम रही है तो वो बर्फ़ नीचे बैठती जाती है, और जो पानी होता है मतलब बर्फ़ नीचे एकदम जम जाती है, ठोस हो जाती है और वो जम जाती है, लेवल उतना नहीं रहता। लेकिन वो जैसे ही पिघलती है तो जो वाटर होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आइस शीट एक जमी हुई होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा विजुअलाइज करने का ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ है नहीं। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो रिवर्स है उसको आपको कंसिडर करना है, जिसको आपको अरेंज करना है। अब देखो, यहाँ पे लोहित है, तीस्ता है, सुबनसिरी है और संकोश है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लोहित आ रही है, फिर सुबनसिरी आ रही है,
और कौन सी है, संकोश है, और कौन सी है अपने पास, एक तीस्ता, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता, तीस्ता, इसमें तीस्ता, ये रही तीस्ता, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप उसको अरेंज कर लेना। ये सारी जो है ब्रह्मपुत्रा की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन होगा वो आप उसको टिक कर लेना। अब आते हैं 40 क्वेश्चन पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ड्यू टू व्हिच द विंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो विंड होती है वो अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ पूछी गई हमें। बेसिकली ये होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। कोरियोलिस फोर्स मैंने इमेजिनरी फोर्स होता है जो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। अर्थ घूम रही होती है ना अपनी 120, अर्थ घूम रही होती है ना 23.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है, और वो घूम रही होती है ना, उसके कारण कोरियोलिस फोर्स होता है। और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये होता है कि यहाँ पे जो विंड होती है उसका डायरेक्शन जो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर 40 जो होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ से क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स के कारण यहाँ पे इसका इंपैक्ट आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, द आई ऑफ द साइक्लोन हैज़, आई जो होती है साइक्लोन की उसके बारे में पूछा गया है। अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर, यहाँ पर हमसे आई के बारे में पूछा गया है कि आई की क्या स्पेशलिटी होती है साइक्लोन के अंदर। अब नॉर्मली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर स्काई एंड लोएस्ट टेम्परेचर, डेंस क्लाउड कवर द लो प्रेशर। तो यहाँ पर दे रखा है देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे देखो आई के बारे में, यहाँ पे क्या बोला गया, मैच्योर साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ये सर्कुलेटिंग wind around a center called eye. The diameter of the circulating system can be vary from 150 से 250 centimeter. The eye is a region of the calm with subsiding air. Around the eye is the eye wall where there is a strong spiraling ascent to air to greater height reaching the troposphere. The wind reaches maximum velocity. ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर कि कितना होता है और क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख लो एक बार, इसमें से कहीं है क्या आई के बारे में, मैंने पढ़ा नहीं था, बस मैंने लगा दिया था कि मुझे आई मिल रहा है तो ये हो जाएगा। अच्छा एक और आई, इसको करने से पहले ना आप लोगों को एक क्वेश्चन बताती हूँ। मैंने ना आपको करवाया था फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट पूछा गया था फ़ॉन्ट क्या होता है, एक क्वेश्चन था 2015 में था शायद। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एयर मास, अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है उसके बाद में कि 2 डिफरेंट एयर मासेस मीट, the boundary zone between them is called font. The process of the formation of the font is known as the frontogenesis. There are 4 टाइप ऑफ द फ्रंट होते हैं, एक तो एक कोल्ड होता है, एक वार्म होता है, एक स्टेशनरी होता है और एक ऑक्यूलेट होता है। अब जो स्टेशनरी होते हैं जो अपनी जगह से चेंज नहीं करते वो होते हैं। कोल्ड जो होंगे वो कोल्ड एयर के मूव होने से बनते हैं। देखो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि वार्म फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट होता है, और स्टेशनरी जो दोनों के उसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट जोन में आता है तो वो कोल्ड फ्रंट कहलाता है, कोल्ड एयर के में। वार्म फ्रंट कब बनेगा, जब वार्म एयर मूव करेगी। फिर ऑक्यूलेट का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबाउट द लैंड सर्फेस इज नोन एज अ ऑक्यूलेट फ्रंट। ऑक्यूलेट फ्रंट में जो एयर मास होती है, जैसे ज़मीन है, ज़मीन से सारी ऊपर उठ के चली जाती है, उसको ऑक्यूलेट कहते हैं, ठीक है। स्टेशनरी जब यहीं पे रहती है एयर, तब उसको स्टेशनरी कहते हैं, कोल्ड और वार्म होती है। तो ये फॉन्ट बताना आपको बहुत ज़्यादा, ये फ्रंट जो होता है वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम आई के बारे में बात करेंगे तो आई के अंदर क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है, एक मिनट रुको मैं इसको चेक कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अब जो आई होती है ना, जैसे साइक्लोन ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ये पूरा साइक्लोन का ये, तो बीच में जो होती है वो आई बनती है। तो ये जो आई होती है ना, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और जो प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, बस इसका इतना ही ध्यान रखो कि क्या चीज़ होती है। उसके बाद में जब साइक्लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग होते हैं, इनके क्या क्या डिफरेंट नेम होते हैं वो भी आएगा, तब मैं वो बताऊँगी। देखो इसमें मैंने पेस्ट नहीं करा, लेकिन है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने पढ़ रखा है इसमें। हाँ देखो है यहाँ पर, देखो साइक्लोन्स जो होते हैं वो इंडियन ओशन में कहे जाते हैं, हरिकेन्स जो होते हैं वो अटलांटिक में कहे जाते हैं, टाइफून्स जो होते हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में कहे जाते हैं, और विली विलीज जो होते हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहे जाते हैं। तो ये साइक्लोन्स के जो नाम है वो भी याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एसिड रेन रिएक्ट विद बिल्डिंग मेड फ्रॉम द लाइमस्टोन। एसिड रेन जो होती है वो रिएक्ट कर जाती है बिल्डिंग के साथ। एसिड रेन पे अपन ने पहले भी क्वेश्चन करा था और मैंने बताया था, तो ये वाली चीज़ सही है। बर्निंग ऑफ द सल्फर कंटेनिंग कोल कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, ये भी चाहिए, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं एसिड रेन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें। यूट्रोफिकेशन इज एन इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल। यूट्रिफिकेशन ये चीज़ नहीं होती, यूट्रिफिकेशन कंट्रोल नहीं करता। यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब, देखो इसको समझ लो, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी वाटर बॉडी है उसके अंदर अगर जब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो अलगी वगैरह है उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लग जाएगी, तो जो मरीन लाइफ होगी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इसका 42 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास यहीं पर है, इसमें देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बार मैग्नेट इज करेक्ट। बार मैग्नेट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज लार्जर देन दैट ऑफ द साउथ पोल। ऐसा बताओ, जैसे यहाँ पे कोई भी बार मैग्नेट रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ में ज़्यादा होगी क्या, पोल साउथ से, गलत है। द व्हेन अ पीस ऑफ अ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर सेपरेटेड। जब आप इसको कैसे भी काट दो, परपेंडिकुलर काट दो, ऐसे काट दो, अगर आप ऐसे काटते हो तो यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, और यहाँ पे भी काटते हो तो यहाँ पे भी और नॉर्थ और साउथ। अगर आप ऐसे भी काटते हो, इसको यूं भी काटते हो, तब भी यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, और नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होंगे। व्हेन अ पीस ऑफ अ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस टू न्यू बार मैग्नेट्स आर फॉर्म। तो ये देखो, जैसे ही आप इसे काटोगे, दो न्यू बार मैग्नेट जो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। अपोजिट नेचर में होते हैं पोल, लेकिन अनइक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं होते, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आया था जो उसके आइसोटोप्स पे था, तब मैंने आपको ये चीज़ करवाई थी, तो शायद पता होगा। PYQ के अंदर ये आया था, इसलिए मैं बोलती हूँ कि PYQ इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली, तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन कैसे इंपैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे ये चीज़ पूछी गई है सी के अंदर। तो हाइड्रोजन हैज़ नो आइसोटोप। हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, हमने पहले भी करे हैं और हमें पता भी है। प्रोटियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, और ट्रीटियम होता है। उस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से किसमें है जिसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तब हमने वो क्वेश्चन करा था, मुझे ये चीज़ ध्यान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास नंबर। डिफरेंट एलिमेंट है, उनके पास सेम मास नंबर होगा, नहीं। एटम्स नॉट करेक्ट पूछा है हमसे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव डिफरेंट मास नंबर, ये भी सही है। मास नंबर सेम भी हो सकता है। आइसोटोप्स अपन ने पढ़े हुए भी हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम, तो सही हो सकता है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, जैसे अभी अपन ने देखा था हाइड्रोजन के अंदर, प्रोटियम ड्यूट्रियम, एक में हाइड्रोजन में एक भी नहीं होता, फिर प्रोटियम में एक भी नहीं होता, फिर ड्यूट्रियम में 2 होते हैं, और ट्रीटियम में 3 होते हैं। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 45 का आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया आर करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, केमिकल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द इंडिया। देखो, इस क्वेश्चन को नहीं भी पता तो भी कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, आप लोगों को पता होगा कि पहले इंडिगो वगैरह की खेती करी जाती थी, और पुराने राजा महाराजाओं के ज़माने में भी पेंटिंग्स वगैरह शुरू हुई थी। और वहाँ पे भी अगर आप और उससे भी जाओगे, हिस्टोरिक पीरियड में भी जाओगे, तो केव्स वगैरह पे पेंटिंग करी जाती थी। और पेंटिंग करी जाती थी लाइमस्टोन से करी जाती थी, उसमें कलर्स भी थे, रेड कलर, जो कि किसका होता है, गेरुआ रंग, जो अभी अपन करते हैं, लाइम का जो चूने का पत्थर होता है, उससे भी पेंटिंग करी जाती थी। तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। इंडस वैली के अंदर भी आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि ये सारे काजल वगैरह का भी यूज़ करा जाता था। डाई स्टफ सेक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ, जो डाई स्टफ होता है, मतलब जहाँ पे डाइंग करी जाती है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट सेक्टर है केमिकल का, ये भी सही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट कंजप्शन। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल मतलब जिसमें कपड़ा वगैरह बनता है, प्रिंट वगैरह का काम होता है, उसमें लार्जेस्ट कंजप्शन होगा डाई स्टफ का। ये हम डाई का जो स्टफ होता है, हम कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो 46 है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन इसका डी है। देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इंडिया जो है 4th है इस इंडस्ट्री के अंदर, आफ्टर USA, जापान और चाइना। डाई स्टफ क्या होता है, कलरिंग करना सब्सटेंस को। तो यहाँ पे देखा होगा, इंडिया अकाउंट्स फॉर द अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द डाई स्टफ एंड द डाइंग इंटरमीडिएटीज, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो 90% है, यानी हाईएस्ट नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च मिशन इन अंटार्कटिका इज आर करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो अंटार्कटिका के बारे में कनेक्ट है। तो 47, देखो ये वाला क्वेश्चन अभी पुराना है, तो इसको अभी करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, क्योंकि अभी चेंज हो चुका है इसके अंदर। क्या बता देती हूँ, बात का छोड़ दो। देखो, सबसे पहला जो है दक्षिण गंगोत्री लगाया गया था, फिर मैत्री लगाया गया, उसके पास में एक लेक भी है जिसका नाम रखा गया था प्रियदर्शिनी, और भारती। भारती एक स्टेशन अभी बनाया गया है, साइंटिफिक स्टेशन। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये अंटार्कटिका का मैप है, अगर थोड़ा सा याद भी रहना हो तो देखो, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री थी, और यहाँ पे किसको बनाया गया है, जो भारती है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है। फिर ये इसका पूरा मैप है अंटार्कटिका पेनिनसुला का, और यहाँ पे क्या बनाई गई थी, मैत्री स्टेशन बनाया गया था। दक्षिण गंगोत्री के पास में मैत्री बनाया गया था। और अभी जो भारती है, जो अभी रिसेंट वाला है, वो यहाँ पे बनाया गया है। और जो माउंट एरिबस है, एरिबस जो है वो यहाँ का अंटार्कटिका का माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है शायद। तो यहाँ पे हाईएस्ट
जैसे अपना हिमालय है वैसे अंटार्कटिका के अंदर एरिबस है। फिर यहाँ पे शायद जो ज्वालामुखी है वोल्केनो है वो भी एरिबस के नाम से ही है। तो यहाँ पे इसका ये सारे हो जाएंगे, ये भी अब देख लेना इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं फिर भी। फर्स्ट बेस स्टेशन जो होता है अंटार्कटिका वो दक्षिण गंगोत्री है, सही है। दक्षिण गंगोत्री इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ सप्लाई बेस एंड ट्रांजिट कैप। कह सकते हो ये वाली चीज़ सही है, लेकिन इसको अब वैसे बंद कर दिया गया है, ठीक है, ये डूब गई थी। द मैत्री स्टेशन इज मेंड थ्रू द ईयर फॉर साइंटिफिक एक्टिविटीज़। साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए ही किसी भी कंट्री को अंटार्कटिका में जाना जो है, या तो वो जो शिप्स वगैरह लेके जाती हैं टूरिज्म पर्पज से लेके जाते हैं जो बहुत महंगी होती है, 10 या 12 लाख वहाँ पे खर्चा है, अदरवाइज या फिर उनको सिर्फ इसी के लिए है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। The synthetic rubber has replaced natural rubber for domestic and industrial purpose. Which one of the following is the main reason behind that? जो सिंथेटिक रबर है ना उसने रिप्लेस कर दिया गया है नेचुरल रबर को, तो इसका मेन साइंटिफिक रीज़न क्या होगा? नेचुरल रबर इज अनेबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री। ये बात सही है। वल्कनाइजेशन वगैरह पड़ा है, सल्फर डाला जाता है, तो जैसे टायर वगैरह के लिए बहुत हार्ड टायर चाहिए होती है, रोड आ गई है तो रोड के लिए जो टायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने चाहिए, लोड उठाने के लिए टायर्स हार्ड होने चाहिए, नायलॉन की रस्सी आ गई है, तो सिंथेटिक रबर ने इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया है। नेचुरल रबर जैसे जूट वगैरह है उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी थोड़े कम टाइम में होती है और वो ख़राब भी बहुत जल्दी होने लग जाते हैं सीजन के साथ में, तो इसलिए इसका आंसर 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। द पर्सन rings a metallic bell near a strong concrete wall. He hears the echo after the 0.3 second. If the sound waves moves with the speed of 340 meter per second, how far is the wall from him? तो इको क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब इसने यहाँ पे से चिल्लाया तो वॉल से वो टकराई यहाँ पे और फिर वो उसके पास वापस आई, तो वो डबल जो उसने कवर करा है डिस्टेंस वो ज़्यादा करा है। तो यहाँ पर जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस पूछा है कि वॉल का डिस्टेंस कितना है, तो वॉल का जो 3 सेकेंड लगा है तो यहाँ से यहाँ पे जाने में उसको 0.3 सेकेंड लगे, तो 0.3 सेकेंड टाइम कितना लग रहा है उसको, जो स्पीड है वो कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि वो यहाँ पे पहले बार गई और यहाँ पे वापस से रिटर्न हुई, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 51 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास 50। अरेंज द फॉलोइंग पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। पता नहीं अब ये क्यों दे दिया है, पहले भी रेलवे वाला भी क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने ये भी पूछ लिया, इसको छोड़ दो। लेकिन इसका आंसर अगर देखना है तो सबसे पहले ऊटी हो जाएगा, ऊटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो ऊटी के बाद हमारे पास हो जाएगा शिमला, शिमला के बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बाद मसूरी, तो ये वाला सीक्वेंस हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेना, मुझे भी नहीं पता कैसे होगा ये, मुझे सच में नहीं पता। देखो हमसे यहाँ पे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपन को कंसिडर करें। सबसे पहले अगर आप बात करोगे, मैंने पहले बता दिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो वापस से करना पड़ रहा है। इन हिंद स्वराज महात्मा गांधी फॉर्मुलेट द कंसेप्ट ऑफ अ गुड लाइफ फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। देखो सबसे पहले तो हिंद स्वराज के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन प्री में पहले भी पूछा गया था, इसके अंदर मैंने आपको 2015 या 14 के अंदर ये क्वेश्चन करवाया ऑलरेडी, हिंद स्वराज, जिसमें ऑटोबायोग्राफी है किसके बारे में? महात्मा गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने कब लिखी थी ये बुक? 1909 में लिखी थी। तो अगर 1909 में लिखी थी तो फ्रीडम स्ट्रगल तो बाद में शुरू हुआ था, 1915 के अंदर वो भारत में आए थे, उससे पहले तो वो भारत में थे भी नहीं गांधी जी, तो 1915 के बाद आए थे, तो वहाँ के बाद में फिर अपना फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था। तो कॉलोनियल जो रूल चल रहा था उसके बारे में लिखने का सवाल ही नहीं होता। तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। हिंद स्वराज के अंदर जो लैंग्वेज थी वो थी गुजराती और लेटर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था। यहाँ पे ये दो चीज़ों से डील करती है। सबसे पहले एक तो क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन और दूसरा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन स्वराज एंड द मीन्स एंड मेथड टू अचीव इट। तो यहाँ पे देखो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब वो साउथ अफ्रीका में उनको जो ट्रीटमेंट मिला था उससे वो बहुत ज़्यादा हट हुए थे और फिर वहाँ पर उन्हें पता था कि जो इंडिया उसके अंदर भी ब्रिटिश रूल है, तो उसको हटाने के लिए बहुत इंस्पायर हुए थे और उसको हटाने के लिए क्या करा जा सकता है वो चीज़ उन्होंने लिखी थी। तो ये रीडर के फॉर्म में, रीडर और राइटर के फॉर्म में कोई एक इंसान बोल रहा है और उसका जवाब दे रहा है। रीडर और एडिटर है बेसिकली, ये बोल रहा है और उसके पढ़ने वाला और एडिटर लिखने वाला, उन दोनों में एक कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके फॉर्म में लिखी गई है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, इसका आंसर सेकंड नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया वो बाद में ही आए थे, तो 15 के अंदर ही आए थे और 1909 के अंदर ये बुक लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं ना तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे ये इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इनमें से कौन सी चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ पे इसका आंसर है सिर्फ एक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वुमेन नहीं है, मिनॉरिटीज़ नहीं है, ह्यूमन राइट भी नहीं है।
यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन, बस इसके अंदर एक में शायद यूपीएससी 2023 में पूछा गया, उसमें लॉ कमीशन था, लेकिन इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा 1। सेम क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीएससी के अंदर, जो सिविल सर्विस वाला एग्जाम होता है। अब देखो ये साइट्स की मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो लगा रखा है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप इस चीज़ को, तो सबसे पहले इसमें देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 338 के अंदर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ह्यूमन राइट। अबाउट में अगर इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर मिनॉरिटी का स्टेटस किस किसको दे रखा है, 29 जनवरी में इनको दे रखा था, फिर बाद में चेंज कर दिया था, सोशल जस्टिस और ये सब छोड़ दो, एजुकेशन। अच्छा चलो एक बार पढ़ लो, ये वाली शायद इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसके अंदर और भी और सारी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स वॉज क्राउड आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड क्रिएटेड ऑन 29 जनवरी 2006 टू इंश्योर द मोर focused approach towards the issue relating to the minority communities, नेमली मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और जैन। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने पास कौन सी है, नेक्स्ट अपने पास कौन सी थी, वुमेंस कमीशन, ये वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एक्ट 1990, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अपने पास बची है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो भी कब स्टैब्लिश हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को अंदर हुई थी। स्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट PHRA 1993, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी इसके बारे में। तो ये चारों आपको मैंने साइट्स से जो पेज लिया था वो बता दिया है, लेकिन हमसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ एक बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 338 के अंदर, 338 के अंदर SC ST, फिर पहले दोनों शेड्यूल, पहले तो शेड्यूल ट्राइब और SC के लिए एक थी, फिर अलग कर दी गई थी, ST के लिए अलग और SC के लिए अलग कर दी गई थी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अफ्रीकी एशियाई पुनरुत्थान विकास पर बादुंग सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये देखो 1995 का है और उसमें बादुंग कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी हुई थी, तो उसके बारे में पूछा गया है इन्होंने। अब ये वाला तो करना है तो कर लो, लेकिन ठीक है 1995 में 2016 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ करंट में चीज़ आई होगी इसलिए इन्होंने पूछ ली होगी। तो बादुंग सम्मेलन इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, सिलोन, श्रीलंका, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें विश्व की आधी से अधिक ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 देशों ने प्रतिनिधि भेजे। इस सम्मेलन में पांचों प्रायोजकों के इस असंतोष को प्रतिबिंब किया गया कि एशिया को प्रभावित करने के लिए निर्णयों के विषय में उनसे परामर्श लेने में पश्चिमी शक्तियों की अनिच्छा है। यह सम्मेलन चीनी जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव से चिंतित था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ये देखो मैंने इसकी साइट जो थी कॉन्फ्रेंस की वो लगा दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना इस स्क्रीनशॉट से और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने बता दिया, पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला हमसे क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हरप्पन कल्चर एंड द मैच्योर हरप्पन कल्चर। इनमें से ऐसा कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने दोनों के अंदर, प्री और पोस्ट के अंदर आपको सिमिलैरिटी बताई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमलानंद घोष। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर मुझसे भी पूछा जाता तो मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता इसको समझ लो। मेरे से ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अमलानंद घोष जिनके बारे में बात करी गई है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखो अमलानंद, जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते थे कि किसने किसका उत्खनन करा है, मोहनजोदड़ो का किसने करा है, या फिर किसी भी साइड का पूछ ले तो अपन वो याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अमलानंद घोष के बारे में पूछा है। मतलब यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि सिमिलैरिटी किसने बताई थी, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो कालीबंगान इन्होंने जो, अगर मुझसे पूछते कि कालीबंगान की घोष का उत्खनन किसने करा है तो मैं इसका आंसर कर सकती थी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मुझे नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगान, रखिलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का, सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने इन दोनों को देखा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, और दयाराम सहनी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये अपना कौन सा है 55 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ अलोरा एंड द शोर टेम्पल एट द महाबलीपुरम। जो फाइन आर्ट्स की बुक है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है, कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में बता रखा है और यहाँ महाबलीपुरम के बारे में बता रखा है, ठीक है। ये इमेज मैंने लगा रखी है, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, ठीक है। उसमें देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बहुत ईजी पूछा गया है, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ द नगरा आर्किटेक्चर। देखो नगरा आर्किटेक्चर के नहीं थे, मैंने यहाँ पे कहीं पढ़ा था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रविड़ा है, देखो इसके अंदर मुझे नहीं दिख रहा, अभी एक मिनट रुको, इसके अंदर दिखाती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है कैलाशनाथ टेम्पल।
अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, मिलेनियम लॉन्ग, इट इज़ अ कंप्लीट द्रविड़ा बिल्डिंग, तो यानी द्रविड़ स्टाइल पर है, नगरा स्टाइल पे नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो रॉन्ग हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, दे बोथ आर कार्व्ड फ्रॉम द रॉक सॉलिड रॉक, ये चीज़ सही है। तो यहाँ पे देखो अर्जुन का पेनिस और ये गंगा उतरती हुई दोनों जो है एक रॉक पे से, अलोरा और अजंता की गुफाएं भी कैसे बोली जाती है कि ऊपर से रॉक को काटना शुरू करा था तब उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया, और महाबलीपुरम में भी यही चीज़ है। बोथ आर द गुप्ता पीरियड टेम्पल, गुप्ता पीरियड के टाइम के ये नहीं है, देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि ये चोला के टाइम पर थे, चालुक्य के टाइम पे थे, सॉरी, ठीक है, चालुक्य कंट्रोल द डेक्कन। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया बोथ वर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पल्लवा किंग, ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 56 पे आ गए यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेक्टेड इन द राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग के अंदर इनमें से कौन सी डिपेक्ट नहीं करी जाती थी, द स्टोरीज ऑफ द कृष्णा, तो स्टोरीज ऑफ द कृष्णा जो है वो डिपेक्ट करी जाती थी, राग और रागनियाँ ये भी करी जाती थी, हमजा और ब्याबर की जो डीट्स थी उनको नहीं दर्शाया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड 4 रॉन्ग है। विच वन ऑफ द 5-year प्लान हैज़ अ हाई प्रायोरिटी टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड टू अचीव स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वाला क्वेश्चन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, 5th ईयर प्लान के अंदर था, अब नहीं है ये क्वेश्चन। जब जो प्लानिंग कमीशन है वही हट गया तो 5-year प्लान और 6-year प्लान पे अभी कोई क्वेश्चन रिसेंटली देखना क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू फिलिप कर्व, अब फिलिप कर्व क्या होता है मैं आपको वो समझा देती हूँ, वो समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। फिलिप कर्व क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन शो करता है। वो कहता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जाता है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट घटता जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिलिप कर्व is an economic concept that depicts an inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of inflation. It suggests that lower unemployment, inflation tends to be higher. Lower unemployment मतलब employment ज़्यादा होगा और जैसे जैसे inflation बढ़ेगा वैसे वैसे जो employment होगा वो भी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो लोग कमाने ज़्यादा जाएंगे और वाइस वर्सा होता है। तो ये inflation है और ये unemployment है, ये चीज़ें रखिए। अब देखो it shows the trade off between unemployment and the inflation, ये चीज़ सही है। The downward sloping curve of the Philip curve is generally held to be valid only in the short run, तो 58 में ये बोल रहा है शॉर्ट रन के लिए होता है, तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये चीज़ कह सकते हैं सही है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं होता। बहुत महंगाई अगर बहुत ज़्यादा महंगाई रहेगी तो शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करा जाता है बेसिकली। इन अ लॉन्ग टर्म फिलिप्स कर्व इज यूजुअली थॉट टू बी हॉरिजॉन्टल एट द नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ गलत है, थर्ड वाला इसका गलत है। तो 58 का अगर अपन आंसर करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, ये चीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज which one of the following nation is not a member of the Eurasian Economic Union, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का कौन मेंबर नहीं है, हमसे ये पूछा है, तो इसका आंसर है उज़्बेकिस्तान। अब देख लो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, इनकी साइड से मैंने ये चीज़ ली है, इसके मेंबर्स हैं अर्मीनिया, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रशियन फेडरेशन। तो बेलारूस अपन ने टिक करा है, बेलारूस है, रशिया है, कजाकिस्तान है, लेकिन उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। 60 ब्रिक्स lead signed to agreement of the establish a new development bank at the summit in ब्रिक्स में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको बनाने की बात करी गई है, वो कहाँ पे करी गई है, तो फोर्टज़ीला ब्राज़ील के अंदर करी गई थी, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, छोड़ दो करंट है का क्वेश्चन है। शिशु किशोर और तरुण आर द स्कीम, शिशु किरण और तरुण जो स्कीम है वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड है उसके अंदर है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली करने की ज़रूरत नहीं है। Consider the following statement: The President of India shall have the power to appoint and remove the Speaker of Lok Sabha. President of India के पास ये पावर होगा कि वो अपॉइंट कर सकता है लोकसभा के स्पीकर को और रिमूव कर सकता है। The Speaker has to discharge the function of his office himself throughout his term and cannot delegate his function to Deputy Speaker during his absence from the station or during his illness. तो देखो ये वाला सेकेंड वाला तो एकदम ही गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर जो स्पीकर है अगर वो डिस्चार्ज मतलब नहीं अवेलेबल है, वो इलनेस के कारण नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है एब्सेंस का, तो वहाँ पे उसकी जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा, डिप्टी स्पीकर, तो ये वाला गलत है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द पावर, तो जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसी के पास ये चीज़ पावर होती है, तो इसका आंसर जो है 62 का वो बी सही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, सॉरी बी नहीं, हमसे पूछा विच वन इज करेक्ट, तो बी वाला तो गलत है, इसका आंसर फर्स्ट सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और रिमूव लोकसभा के स्पीकर को भी प्रेसिडेंट करता है। द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दो ARC जो कमीशन है 2005 में आया था वो किससे कंसर्न करता है, तो रिफॉर्म इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर गुड गवर्नेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ये हो जाएगा। गुड गवर्नेंस में जो यूपीएससी सीएससी में जब ऐसे वैसे लिखते हैं तब लिखते हैं कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये रिफॉर्म करनी चाहिए, तो ये गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो 63 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिलेटेड टू। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होती है? प्रोहिबिशन मतलब होता है, देखो मैं समझा देती हूँ, रोकना, किसी चीज़ को रोकना। तो जो हायर कोर्ट होता है ना, वो लोअर कोर्ट को रोक देता है कि आपके जो ज्यूरिडिक्शन का जो एरिया है आप उससे बाहर जाके काम कर रहे हो, ठीक है। इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये चीज़ सही है। टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुडिडिक्शन टू ट्राई ऑन, ये चीज़ सही है। टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू वैन ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड, तो इसके लिए ये नहीं होता, उसके लिए क्यू वारंट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मेरा इसका आंसर मैं देखो सेकंड किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन ए के अंदर, तो अपने पास हो जाएगा 1 एंड 2। अब 64 हो गया, 65 वाला देखो हमारे पास क्या है। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द समुद्रगुप्त डिस्क्राइब इन द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति में दे रखा है? ये हमसे पूछा गया है। देखो इंटेलेक्ट के बारे में बात करी गई है, शार्प और पॉलिश्ड इंटेलेक्ट है, ये चीज़ सही है। मूर्तिकार नहीं था वो, ठीक है। फाइन म्यूजिकल हो जाएगा, और पोएटिक टैलेंट भी होते हैं। नॉर्मली जो राजा महाराजा वो होते हैं वो मूर्तिकार वगैरह नहीं होते, पेंटर्स हो सकते हैं वो, जैसे जहांगीर था वो म्यूज़िक अच्छा बजा सकते हैं, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में बोला जाता है। पोएटिक टैलेंट भी हो सकता है, शार्प और पॉलिश्ड इंटेलेक्ट भी हो सकते हैं, तभी तो वो राज कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कल्पचर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देख लो, यहाँ पे हरिसेना द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे जो कोर्ट पोएट थे एम्परर समुद्रगुप्ता और गुप्ता डायनेस्टी थे। ये इंस्क्रिप्शन जो इंक्रेव्ड होते हैं अशोका पिल्लर पे, वो कौशंबी लाया गया था समुद्रगुप्ता द्वारा 2000 एडी के अंदर। इसकी प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना द्वारा लिखी गई थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कामंदक की नीतिसार का योगदान किस विषय में है? कामंदक जी ने जो नीतिसार लिखी थी वो किसके बारे में बात करती है? तो राजनीतिक नैतिकता के बारे में, पॉलिटिकल मॉरलिटी के बारे में बात करती है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने विकिपीडिया से लिया है। राज्यशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है, इसके रचयिता का नाम कामंदिक अथवा कामंदक है, जो साधारणतः कामंदकीय नाम से प्रसिद्ध है। यह श्लोकों के रूप में, इसकी भाषा अत्यंत सरल है। वास्तव में यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सारभूत सिद्धांतों राजनीति विद्या का प्रतिपादन करता है। मतलब समझ में आ गया? पॉलिटिकल जो मोरालिटी होती है उसके बारे में बात करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख लेना, पढ़ना हो तो ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लेना। द लीलावती ऑफ द भास्करा इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन, जो लीलावती है भास्करा की वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट किसके बारे में है? तो इसका आंसर मैथम। भास्करा जो है, भास्कर किससे रिलेटेड थे? वो मैथ से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद 68 वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी एज यूज्ड इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। इफिशियंसी से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो, इफिशियंसी अकर्स व्हेन नो पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैन मेक एनी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। दक्षता तभी पाई जाती है जब उत्पादन के किसी भी संभव पुनर्संगठन से किसी अन्य की स्थिति बदतर किए बिना किसी की स्थिति बेहतर ना की जा सके। ऑब्वियसली बात है, एफिशिएंसी वही तो होती है किसी के भी कंडीशंस को या फिर किसी भी चीज़ को बुरा ना करे। कोई अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से आदक्ष है यदि वह उत्पादन संभावना फ्रंटियर के अंदर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर है, इनसफिशिएंट है, तो ये चीज़ सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हमसे एफिशिएंट 68, फिर यहाँ पे न्यूनतम रूप से एट अ मिनिमम द एफिशिएंट इकोनॉमी इज ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो यहाँ पर ये भी सही है। फिर यहाँ पे द टर्म जो पार्टियो एफिशिएंसी होती है, पार्टियो ऑप्टिमिलिटी होती है, एलोकेटिव एफिशिएंसी आर द एसेंशियली वन एंड द सेम विच डिनोट्स एफिशिएंसी इन द रिसोर्स अलोकेशन, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जब अपन 68 का बात करेंगे तो 68 में 1, 2 एंड 4 सारे सही हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द फर्स्ट समिट ऑफ द फोरम फॉर द इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉर्पोरेशन वॉज हेल्ड इन 69, ये वाला जो है वो करंट का क्वेश्चन है, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, इसका सू आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड नेशन वेंट फॉर द मिलिट्री इलेक्शन इन द अगस्त 2015, कौन सा आइलैंड नेशन जो है, करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ना है तो छोड़ दो, वैसे ये श्रीलंका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉज फेस सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर वापस से करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर ग्रीस है। फिर उसके बाद जो अपने पास क्वेश्चन आता है, अपन ने कौन सा कर दिया? 71। अब 72, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर डिफीटेड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन समझते हो? कॉन्फिडेंस मोशन और विश्वास मत और अविश्वास मत जैसे लाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, लोकसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो अपोजिशन पार्टी होती है वो बोलती है कि जो सरकार है इस पर हमें विश्वास नहीं है, यानी इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो किसके
खिलाफ लाया गया था। तो सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके खिलाफ तो ये लाया ही गया था क्योंकि एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। वो 3 बार बने थे लेकिन एक वोट से सबसे पहले टाइम गिर गई थी। ये एच.डी. देवगौड़ा के बारे में लाया गया था, विश्व प्रताप सिंह के बारे में मोरारजी देसाई के टाइम पे नहीं लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। पता नहीं ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा इज करेक्ट। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। हमसे 73 में ये पूछा गया। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के अंदर बोला गया है मैक्सिमम परमिसिबल जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है, ये सही है। राज्यसभा 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये सही है। और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं 8 में कला वगैरह के अंदर क्षेत्र में। इट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर इक्वली विद द लोकसभा इन मैटर ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में लोकसभा से ज़्यादा पावर राज्यसभा के पास होता है, इक्वल पावर नहीं होता। ये सेंटर को कह सकती है या फिर ये पार्लियामेंट को बोल सकती है कि इस स्टेट के अंदर ऑल इंडिया या फिर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, ये स्पेशल पावर होता है राज्यसभा के पास। तो ये चीज़ गलत है। तो 2 और 3 सही है, 2 और फर्स्ट और सेकंड सही है इसका, और थर्ड रॉन्ग है 73 का। उसके बाद नेक्स्ट वाला 74 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया आर करेक्ट। इनमें से कौन सा चीज़ है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से करेक्ट है। सबसे पहले देखो, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन टू अ क्रिमिनल इन अ स्पेसिफिक केसेस, ये चीज़ सही है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, नहीं। जो ऑर्डिनेंस है वो तभी बनाया जा सकता है आर्टिकल 123 के अंदर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या फिर एक हाउस सेशन में नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी, नई राज्यसभा कंटिन्यूस हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो ये चीज़ सही है। लेकिन ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये उस टाइम पर 16 का पेपर कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। वैसे अब ये जो चीज़ है ये हटाई दिया गया है प्रोविजन, तो इसको बार आए तो चीज़ को ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो 75 वाला क्वेश्चन क्या है। द फॉलोअर्स ऑफ द गोरखनाथ वर कॉल्ड, गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। तो उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है नाथपंथी, ठीक है। नाथ योगियों के रूप में गोरखनाथ जी कनफटे के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें कनफटा योगियों का संस्थापक माना जाता है, जो हठ योग के भौतिक और आध्यात्मिक विषयों पर जोर देते हैं। हठ योगों के एक तार्किक एवं दार्शनिक दर्शन है जो आध्यात्मिक पूर्णता के साधन के रूप में शरीर की महारत का उपयोग करता है। तो इसका 75 है, 75 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखो, विच वर द 12 स्टेट्स, वॉट वर द 12 स्टेट्स ऑफ द सिख कॉन्फिडेंसी। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था, हमसे ये पूछो, मिसल कहा जाता था। सकुचेरिया मिसल से रंजीत सिंह जी थे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मिसल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। द आइडिया ऑफ कॉमन सिविल कोड, द आइडिया ऑफ द कॉमन सिविल कोड इज सेट फोर्थ इन आर्टिकल 44, ये चीज़ सही है। डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 है जो कॉमन सिविल कोड की बात करता है। तो यहाँ पे 71 का ये वाला जो है, 77 का ये वाली चीज़ एकदम सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हमारे पास नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है। इन सर्टन रिस्पेक्ट द हाई कोर्ट इन इंडिया हैव बीन गिवन मोर एक्सटेंसिव पावर देन द सुप्रीम कोर्ट, तो जो सेकंड है वो भी सही है। हाई कोर्ट के अंदर जो रिट्स होती हैं उसकी जो रिट वगैरह होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर जो रिट है वो सिर्फ जो आर्टिकल 32 है उससे रिलेटेड है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट एंड फुली इंडिपेंडेंट कोर्ट फॉर द कंट्री हैज सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 76 77 में 1 2 3 सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट, इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेमेंट ऑफ द सैलरी नहीं है, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट ये भी सही है, ओल्ड एज पेंशन भी सही है, अलाउंस भी है, सैलरी जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सैलरी को हटा दो, ऑप्शन 2 को हटा दो। अगर आप ऑप्शन 2 को हटाओगे तो ये वाला ऑप्शन गया और उसके बाद सारे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 1 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास है, अरविंद देव मंदिर जहां अगस्त 2015 में बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, वो कहाँ पर स्थित है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है तो अपन इसको छोड़ सकते हैं, इसका आंसर है बैंकॉक। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 2015 के अंदर निम्नलिखित में से कौन वह प्रथम भारतीय खिलाड़ी है जो 2015 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला में फाइनल में पहुंची। बैडमिंटन से कौन है, साइना नेहवाल होंगी,
और तो कौन है, साइना ज्वाला गुट्टा तो है नहीं, पीवी सिंधु भी नहीं है और मधुमिता बिष्ट भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 81 है तो इसका आंसर है सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल को मैंने बहुत बार पहले भी कराया है, तो इसका आंसर है एटीएम। एटीएम में मनी नहीं, तो चार स्टेट हैं उसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। आर्टिकल 370 था जो कश्मीर से रिलेटेड था। 8 शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है। आर्टिकल 250 जो है अभी मुझे याद नहीं है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द यूआईडी आधार कार्ड आर करेक्ट। आधार कार्ड के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। इट इज़ अ 12 डिजिट यूनिक कोड आइडेंटिफिकेशन फॉर द ऑल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ सही है। इट इज़ एन आइडेंटिटी नंबर अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी सही है। इट इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप कार्ड, ये गलत है। जो आधार कार्ड है वो सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, ये बहुत बार बोला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार बोल दिया है। तो इसका आंसर थर्ड तो नहीं होगा 82 का, 82 का थर्ड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कैग के बारे में है। देखो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कैग के बारे में करेक्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वापस से कर रहे हैं। कैग जो होता है वो होल्ड करता है अपने ऑफिस को 6 और 65 ईयर्स और 6 ईयर टर्म के लिए, ये बात सही है। द पावर ऑफ द कैग आर ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ड्राइव्ड है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक जो कैग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, इसलिए वहाँ से जो पावर होता है कैग का, आर्टिकल 149 के अंदर कैग के जो पावर हैं वो दे रखे हैं। फिर कैग इज अ मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो ये चीज़ सही है, इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके कंसल्ट करके, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये वाली चीज़ गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता। थर्ड रॉन्ग है हमारे पास, थर्ड रॉन्ग है। और फोर्थ को चेक कर लेते हैं, द कैग मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो ये वाली चीज़ सही है। तो फोर्थ वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, क्योंकि थर्ड वाला अपने पास रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो ईच ईयर ग्लोबल लेवल पे पब्लिश करी जाती है वो किसके द्वारा करी जाती है, तो इसका आंसर है यूएनडीपी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला अपने पास क्वेश्चन है 85। यहाँ पे गुप्ता रूलर्स जो हैं उनके कॉइन के बारे में पूछा गया है कि मुख भाग और पृष्ठ भाग दोनों पर केवल राजा का चित्र और तिथि होती थी, तो ये चीज़ गलत है। आगे और पीछे दोनों पे नहीं होता था, आगे और पीछे केवल किसी देवता की प्रतिमा और तिथि होती थी, नहीं। मुख्य भाग पे समानता राजा का चित्र और पृष्ठभाग पे किसी देवता की प्रतिमा या कोई कथानक रूढ़ी होती थी, तो ये वाली बात एकदम सही है। समानता राजा का चित्र और पृष्ठभाग पे हमेशा तिथि होती थी, ये भी गलत है। अगर आप लोगों ने समुद्रगुप्त वगैरह के कॉइन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आगे राजा बना हुआ है और पीछे वहाँ पे कोई देवी है, देवी जैसे गायत्री हो गई, सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, ये सारी चीज़ थी। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लो, ये देखो डिपिक्ट डीटीज जिसमें विष्णु था, शिवा था। यहाँ पर हिंदुज़्म के बारे में बात करी गई है। चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू करे थे कलशा टाइप के कॉइन करे थे। कुमारगुप्त फर्स्ट ने कार्तिकेय टाइप के कॉइन को पब्लिश करा था। तो यहाँ पे उनके जो रिचुअल्स और कस्टम्स होते थे, जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो उसके बारे में भी अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है, कॉइन से मिलती है। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हो जाएगी 1A, B और C, D गलत है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। उसके बाद देखो द अग्रहार क्या होते थे, अग्रहार क्या चीज़ होती थी, ये यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या होता था, ब्राह्मणों को अनुदात गांव या भूमि का नाम, तो जो विलेज और लैंड ग्रांट करी जाती थी ब्राह्मण्स को, उसको अग्रहार कहा जाता था। ये बहुत बार पूछ रखा है, तो याद रखना। उसके बाद 87 क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2006 आर करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो फॉरेस्ट एक्ट को फर्स्ट क्या है, द एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल ट्राइब्स हु हैव बीन ऑक्यूपाइंग द फॉरेस्ट लैंड बिफोर। इतना देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या हुआ था कि पहले बात हुई थी कि सारे जो जंगल्स में लोग रहते हैं, जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब बनाया गया था, तो उनके लिए इन सारे जो भी रहते हैं जंगल के अंदर रहते थे, बहुत पीढ़ियों से रहते हैं वे, उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया तो उसने बोला कि 25 अक्टूबर और 1900 सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 25 अक्टूबर 1980 से पहले जो रहते आए, जिनके पास ज़मीन है वो वहीं रहेंगे। डिस्प्लेस करने की कोशिश करी गई लेकिन लोग नहीं जाना चाहते थे, तो वहीं रहेंगे। और लेकिन
कुछ शर्तें होंगी कि उनको माननी होगी, अपने एनिमल्स वगैरह के लिए भी माननी होती है। जैसे शेर वगैरह का शिकार कर देता है तो आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे एक बकरी शिकार कर ली तो एक बकरी दे देती है, फिर उसका पैसा दे देती है। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स बनाए गए, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए सकते थे कि आप इस कोर एरिया के अंदर नहीं जा सकते हो। ये सब फॉरेस्ट एक्ट ने बताया था। द ऑनर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट लाइज एट द स्टेट, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट। तो ये जो अधिनियम को लागू करने का किसके पास पावर किया गया था, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के पास दिया गया था। द एक्ट सीक टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट फॉरेस्ट राइट्स इन द फॉरेस्ट ड्वेलर, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। तो सही बात है, शेड्यूल ट्राइब्स की और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये अधिनियम वनवासी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को कुछ वन अधिकारों की मान्यता देता है और उसमें निहित करता है। तो ये भी सही है। तो इसके 87 के सारे ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही सही हैं। अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट है, फॉरेस्ट राइट के बारे में यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है जो साइट से मिला था मुझे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2006, ठीक है। रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑन विच दीज कम्युनिटीज वर डिपेंड फॉर अ वेराइटी ऑफ द नीड्स इंक्लूडिंग लाइवलीहुड, हैबिटेशन एंड अदर सोशल कल्चरल नीड्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। लिंडर पेस ने जीता था मिक्स डबल्स, तो किसके साथ जीता था, 88 के अंदर ये पूछा गया, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। ये मार्टिना हिंगिस के साथ जीता था। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज का विनर कौन है, 89 का, ये करंट का क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं। सर फजल हसन आबिद थे। फिर उसके बाद 89 90 क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे ये केसेस हैं, तो ये थोड़ा सा केसेस समझ लेते हैं 90 के अंदर। तो यहाँ पे नॉर्मल जो केसेस पूछे गए हैं वो नहीं है, थोड़े से हार्ड केसेस हैं। इनका नाम मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी इनको सर्च कराया, सिर्फ 2 केस मैंने इसमें से सुन रखे थे। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं केसेस पे, तो इनमें से मेरे को सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट पता थे, मतलब 2 ही केस पता थे और मुझे भी नहीं पता थे। तो एक बार अपन उनको देख लेते हैं। इन विच वन of the following judgment of the constitutional bench of the Supreme Court of India, the rarest of the rare principle in the award of death penalty was first laid down, किसके द्वारा रखी गई थी। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोपालाचारी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इनके बारे में बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले बच्चन सिंह वाला जो केस था, इसके अंदर ये बात बोली गई थी कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, यानी कि मृत्युदंड की जो सज़ा दी जाएगी वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, हमसे ये पूछा गया है इन्होंने कि गोपालाचारी वाला केस कौन सा है, उपेंद्र बख्शी वाला कौन सा केस है, उपेंद्र बख्शी, और उसके बाद हमसे तुकाराम का केस पूछा हुआ है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस क्या हो सकते हैं, मर्डर कर दिया जिसने एक्सट्रीम ब्रूटिलिटी से, ठीक है, और क्रूएल्टी अपनाई गई है, जो मोटिव था वो बहुत ज़्यादा विकेट था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था, ऐसा कुछ होता है तो उसके अंदर दी जाती है। अब कैपिटल पनिशमेंट यानी हाइनेस क्राइम के लिए दी जाएगी। अब सबसे पहले अब अपन तीनों और जो ऑप्शंस बचे आंसर तो अपन को पता चल गया, वो देख लेते हैं। गोपालचारी, उपेंद्र बख्शी और तुकाराम। गोपालचारी के अंदर ये कहा था कि जो केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1980 के अंदर ये चीज़ कही गई थी कि जो प्रिजन में जो लोग रह रहे हैं उनको लीगल स्टेटस मिलेगा अपने केस वगैरह लड़ने के लिए, लेकिन उनको एक्सपेंस पे, किसके एक्सपेंस पे होगा, स्टेट के। जो उपेंद्र बख्शी केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होंगे वो उन पे भी लागू होंगे जो प्रोटेक्टिव होम्स के अंदर रह रहे हैं और जो कि इनह्यूमन और डिग्रेडिंग कंडीशंस में रह रहे हैं, बहुत गंदी और ख़राब अवस्था के अंदर रह रहे हैं। तुकाराम केस के अंदर ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 1979 के अंदर कि रेप और सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रेप, तो ये चीज़ कही थी। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब आ गए हैं तो पहले तो नॉर्मली शंकरी प्रसाद और ये सब भी पूछे जाते थे, तो ये केसेस यहाँ पे पूछ लिए हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चन सिंह में रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है यहाँ पर 91। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अपन को कंसिडर करना है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एलिसिट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये बात सही है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई जानकारी चाहिए होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकता है। द प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर, ये भी सही है। ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू प्रेसिडेंट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास आर्टिकल 74 और 75 के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और वो
प्रेसिडेंट जो पीएम होगा उनका हेड होगा, और वो सारी चीज़ें किसको बताएगा, प्रेसिडेंट को बताएगा। तो जब आप ये पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें ही एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बात करते हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमसे पूछा गया। मैंने आपको बताया कि शाहबानो जो केस है, शाहबानो केस और मोहम्मद अहमद का खान का जो केस है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। शाहबानो और मोहम्मद ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। फिर क्या होता है कि इनकी 1932 या 35 में शादी होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद यहाँ पे अहमद खान जो होते हैं वो किसी और से शादी कर लेते हैं। मैंने शाह बोला लेकिन खान है, अहमद खान है, वो किसी और से शादी कर लेते हैं। तो ये पहले तो साथ में रहते हैं, लेकिन 75 में इनको अलग कर देते हैं। अलग कर देते तो शाहबानो जो होती है वो कोर्ट के अंदर, पहले तो ये 200 रुपये देते थे हर महीना, लेकिन फिर वो बाद में बंद कर देते हैं। फिर जो शाहबानो होती है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो निचली अदालत बोलती है कि आपको 25 रुपये प्रति माह देने होंगे। तो फिर इससे सेटिस्फाइड नहीं होती, फिर ये आगे वाले हाई कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट बोलता है आपको 179 रुपीज़ देने होंगे। फिर उसके बाद ये क्या होता है, अहमद खान जो होते हैं, जो वहाँ पे महर की रकम होती है 3000, वो भी रिटर्न कर देते हैं। फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो का केस आ जाता है तो वहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ का केस भी लग रहा होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लग रहा होता है, और यहाँ पे इनकी भी बात हो रही होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन में चली जाती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है, यहाँ से जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या फिर लॉ है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इसकी बहुत स्टोरी है, राजीव गांधी फिर इसके अपोज में काउंटर में ये चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे फंस जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अहमद खान बोलते हैं कि मैंने इनको जो इद्दत का जो टाइम होता है वो 3 महीने तक का होता है, 3 महीने तक मैंने इनको गुजारा भत्ता दिया है प्रति माह, और मैंने महर की रकम भी बाकी कर दी है, तो अब बाकी दे दिए, तो अब मेरा कुछ भी गुजारा नहीं बचता, जबकि मेरा कुछ भी वो नहीं बचता देने का। तो इनकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपये थी, और ये बोले थे मैंने 2200 रुपये दिए थे उस टाइम पर, फिर 25 रुपये, फिर 179 कुछ ऐसी बात हुई थी, 180 रुपये। तो फिर शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में फैसला सुनाते हैं, और वो ये बोलते हैं कि जो औरतें, इनके 4 बच्चे भी थे, तो बोलते हैं कि भरण पोषण करने के लिए वो अपने पहले पति से इस बात के लिए डिपेंड होती हैं क्योंकि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, इसलिए अपने भरण पोषण के लिए चाहे इद्दत का जो महीना है वो ख़त्म हो जाए, वो पीरियड ख़त्म हो जाए, फिर भी जो जो उनका पति है वो इनको जो राशि देनी होती है, जो डिसाइड करी जाती है, वो देने की वो देना होगा, वो इस चीज़ को लेने की हकदार है, ये उनका हक है। तो यहाँ पर ये बात शुरू हो गई थी। तो ट्रिपल तलाक का केस हुआ था, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जब इनका केस जाता है ना तो ये 3 बार तलाक भी दे देते हैं। तो ये अहमद खान ये बोलते हैं कि मैंने तो इनको तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद इद्दत का जो 3 महीना होता है वो भी खत्म हो चुका है, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये खुद अपना गुजारा बसारा करने के लिए सक्षम नहीं है। फिर यहाँ पे देखो दनियाल लतीफ़ी जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसके अंदर भी यही चीज़ है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है कि जो इद्दत वाली है, पुष्टि करी गई थी कि मुस्लिम पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को भविष्य के प्रावधान करना चाहिए जो इद्दत अवधि से आगे तक फैला हुआ है, तो इद्दत अवधि से भी आगे उसको देना होगा। मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में भी स्टोरी सुनाती हूँ, ये सुन लो। बहुत इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे तो ये केस ही नहीं पता था। मैरी रॉय में क्या होता था, देखो ये क्या है, क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन में वहाँ पे त्रिवेणकोर में रहती थी, तो त्रिवेणकोर में वहाँ का रूल चलता था। तो वहाँ की जो संपत्ति होती है उसमें बेटियों का अधिकार नहीं होता था, सिर्फ पैतृक संपत्ति में, यानी जो फादर की संपत्ति है उसमें बेटों का अधिकार होता था। तो मैरी रॉय जो होती है वो एक बंगाली ब्राह्मण से शादी कर लेती है, तो इनको कुछ दहेज वगैरह भी नहीं मिलता, तो वो चली जाती हैं। फिर लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उनका पति बहुत मारता पीटता है, तो वापस से वो अपने घर में आ जाती है। तो उनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, उनका जो पुराना वाला घर होता है उसमें वो रहने लग जाती हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करने लग जाती हैं। लेकिन उनका जो भाई होता है ना, वो बोलता है कि इस पैतृक संपत्ति में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है इस कानून के हिसाब से, तो तू इस घर से निकल। तो गुंडे वुंडे को भी बुलाता है, बहुत डराता है, धमकाता है। फिर ये कोर्ट में पहुँचती हैं, तब जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो बोलता है कि पैतृक संपत्ति में जो बेटी है और बेटे दोनों का बराबर अधिकार है। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, मैरी रॉय का जो केस हुआ था वहाँ पे महिला के ये छोड़ दो, यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा जीतने के लिए जाना जाता है। इसमें यहाँ पे बोला गया था कि पुरुष भाई बहनों के साथ उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करे गए हैं। ये जो मैरी होती है सबसे छोटी बेटी होती है और इनको अधिकार नहीं दिया जाता है, तो अपने भाई से लड़के फिर ये अपना अधिकार लेती हैं, ठीक है, और इनको पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, देखो इनकी बेटी बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय को अपन सब जानते हैं। तो जो मैरी रॉय है ना, मैरी रॉय की जो बेटी है वो कौन है, अरुंधति रॉय, ये ध्यान रखना। फिर शंकरी प्रसाद, अगर इनकी मदर इतनी स्ट्रॉन्ग है, अपने राइट्स के लिए लड़ी है, तो अरुंधति रॉय तो आप समझ लो पॉलिटिक्स वगैरह में भी रहती हैं, वो इतना नहीं रहती लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्टिव रहती है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सबको पता है, मैंने बता रखा होगा पहले, या फिर केस का भी बताऊंगी तो बता दूंगी, अभी बहुत लंबे हो जाएंगे। इतनी स्टोरी भी सुना दी आपको, 2 सुना दी है। तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किस में रखी गई थी, दनियाल लतीफ़ी केस में रखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमसे ये चीज़ पूछी गई है। राजाओं ने भगवान विरूपक्षा की ओर से शासन करने का दावा किया था, ये बात सही है। विरूपक्षा टेम्पल है, अगर हम्पी के अंदर आपको ध्यान होगा तो शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू भूरत राणा उपाधि का प्रयोग किया था, ये बात भी सही है। सभी राष्ट्रीय उद्देश्यों में कन्नड़, संस्कृत और तमिल ये क्वेश्चन मेरे से अभी रिसेंटली गलत हुआ था, तमिल नहीं है, समझ लो कि वहाँ पे तमिल नहीं चलती थी, तमिल यहाँ पे कन्नड़, संस्कृत और तेलुगु चलती थी। मैंने तेलुगु कर दिया था लेकिन वो कन्नड़ के अंदर था, तो यहाँ पे मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये थर्ड तो रॉन्ग है। राजसी आकृति मूर्तियों अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, तो ऑब्वियसली बात है रॉयल पोर्ट्रेट्स वगैरह किंग वगैरह की लगाई जाती थी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थर्ड गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 4 यानी डी। एकता क्या होता था मिडाइवल इंडिया के अंदर? एकता क्या होता था कि जो सैनिक वगैरह सेवा करते थे, मतलब सैनिक वगैरह जो सेना के अंदर होते थे, उनको सैलरी देने की जगह जमीन का जो रेवेन्यू एक पर्टिकुलरली लैंड अलॉट कर दी जाती थी, उससे जो रेवेन्यू होता था वो सैनिक की सैलरी होती थी। अब यहाँ पे क्या होता था, एकता धीरे धीरे बन के फ्यूडल सिस्टम के अंदर डेवलप्ड हो गया था, फिर जमींदारी सिस्टम आया, बहुत ऐसी लॉन्ग प्रोसेस चली, लेकिन स्टार्टिंग एकता से हुआ था। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट असाइन टू द आर्मी ऑफिसर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इलस्ट्रेटेड विद पेंटिंग इन अकबर कोड? अकबर कोड के अंदर ये कौन सी नहीं लिखी थी? हमजा नामा, राजम नामा, बाबर नामा और तारीख अल्फी। तो तारीख अल्फी ये सारी है। देखो हमजा नामा के अंदर भी जो मुगल मतलब जो प्रॉफिट थे, शायद हमजा नाम के जो प्रॉफिट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशन, ओल्ड ओरल ट्रेडिशन के अंदर यहाँ पे टेल्स बताई गई हमजा बिन अब्दुल मुतलीब, जो अंकल थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उनके बारे में कुछ ऐसा है। ठीक, नामा की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसके अंदर जो पेंटर्स थे बसावन और दसावन, और मैंने आपको बताया था अकबर के में पेंटर्स कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएंगे। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने खुद ने लिखी थी, तुर्की के अंदर लिखी गई है। इसके अंदर ये भारत के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे तारीख अल्फ़ी का मतलब है 1000 ईयर हिस्ट्री के बारे में, ये कंपाइल करी गई थी अकबर के पीरियड में। और यहाँ पे ये बात करते हैं गाजी जो मोहम्मद गजनी था, जिसे सोमनाथ में अटैक करा था, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी थ्रोन उनके मोहम्मद सुल्तान महमूद ने जो रेड करी थी उसके बारे में बात करी गई, तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बात करी गई थी। तो 95 का जो आंसर है वो डी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, किसके अंदर नहीं है पेंटिंग ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड? इनमें से कौन सा पब्लिक गुड नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई। इलेक्ट्रिसिटी, नेशनल डिफेंस, लाइट हाउस और पब्लिक पार्क। देखो पब्लिक गुड वो होता है जो पूरी पब्लिक के लिए अलाउड हो, पार्क में सब लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लाइट हाउस जो होता है वो सबके लिए होता है, लाइट हाउस देखा ना कभी भी, जो समुद्र के उधर होता है, जो सबके लिए होता है, जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं। नेशनल डिफेंस सबके लिए है, ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगे कि जो डिफेंस वाले हैं वो सिर्फ बोलेंगे कि नहीं इस कॉलोनी वाले लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे, या फिर जो राजस्थान में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी बाउंड्री यहाँ पे मिलती है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलती है, और हम यहाँ पे जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं। नेशनल डिफेंस सबके लिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम सब भरते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर मेरे घर में 1000 रुपये आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1000 रुपये आप भी भरो, आपके घर में अगर 200 रुपये आ रहा है तो आप वो 200 रुपये भर सकते हो, तो ये 96 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द एम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान को आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लानिंग कमीशन ही हट गया तो ये तो मतलब ही नहीं है। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन द गुड फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, छोड़ दो इस क्वेश्चन को अभी। द नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन 2013 रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज अ चाइल्ड बिलो, जो नेशनल पॉलिसी चिल्ड्रन के लिए आई थी तो वो बच्चे किस को मानती है? 18 साल से नीचे वाले बच्चों को, 18 साल तक जिसकी एज होती है उसको चिल्ड्रन माना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। 15 की 16 का क्वेश्चन करें, 13 में कोई पॉलिसी आई है उसके बारे में पूछा। देखो अभी वाला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनिटरेबल टारगेट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? किसका टारगेट नहीं है मॉनिटर, मतलब जिसको काउंट करा जा सके? प्रोवाइडिंग गर्ल्स टॉयलेट इन एवरी स्कूल इन 100 चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट बाय द ईयर 2017, ये चीज़ एकदम सही है। 100% गर्ल्स इनरोलमेंट इन द सेकेंडरी एजुकेशन बाय द ईयर, 100% इनरोलमेंट का इन्होंने टारगेट कभी भी नहीं रखा। प्रमोट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड, ये भी सही है। ट्रेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्रास रूट फंक्शनरीज एज अ कम्युनिटी चेयरपर्सन, तो ये भी सही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। 100% टारगेट है, अगर पढ़ा भी नहीं हो तो ये हो जाएगा। 100% इनरोलमेंट की किसी ने भी बात नहीं करी और ये किसी की भी ताकत भी नहीं है, मतलब ये अपने आप होता है या किसी इम्पोज करने पे नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? अब देखो नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को अपन ने, है ना, अब इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। क्या होगा? इम्प्रूव ऑल
निजी शिक्षण संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाना, निजी से कोई मतलब नहीं है। संबंधन शैक्षणिक और परीक्षा व्यवस्थाओं को सुधार सुनिश्चित करना, ये चीज़ सही है। उच्चतर शिक्षा तक पहुंचने में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारना, ये भी चीज़ सही है। क्रिएट एन इनेबलिंग एटमॉस्फेयर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू डिवोट देमसेल्व्स टू रिसर्च एंड इनोवेशन, ये भी सही है। नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या चीज़ है? ये वाला हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं भारत में निवारक निरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या कौन सी चीज़ सही है? हमसे ये चीज़ पूछी गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में अब मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पे देखो, द डिटेन्यू हैज़ नो राइट अदर देन द मेंशन दूज मेंशन इन द क्लॉज 4 and 5 ऑफ द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाली चीज़ बोली गई है। द डिटेन्यू हैज़ अ राइट टू चैलेंज द डिटेंशन ऑर्डर ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ऑलरेडी इन जेल व्हेन द डिटेंशन ऑर्डर वॉज पास्ड, ये भी चीज़ सही है। द डिटेन्यू कैन क्लेम बेल ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ बीन इन प्रिजन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये वाली चीज़ गलत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है अपने हाउस अरेस्ट वगैरह पे रखने की बात होती है। यहाँ पे जेल के अंदर अगर वो 24 घंटे से भी ज़्यादा है तो ये बात एकदम गलत है। देखो, इसके बारे में मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है। प्रिवेंटिव मतलब पता की बात नहीं बोल रही मैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैंने बस थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी है। इसमें क्लॉज 4 और 5 क्या कहता है मुझे नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, नहीं पता अपन को। सबसे पहली बात तो देखो, थर्ड तो रॉन्ग है। थर्ड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि 24 तक अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करा गया तो वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन से बाहर निकालो। तो ये वाली चीज़ तो गलत है। अब थर्ड रॉन्ग है तो थर्ड से अगर हमें ये पता चल गया थर्ड रॉन्ग है तो थर्ड रॉन्ग है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब या तो 1 और 2 है या फिर 2 है, तो 2 तो सही है। तो 2 को अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। द डिटेन्यू हैज़ नो राइट अदर देन मेंशन इन द क्लॉज। अब देखो, ये 50-50 वाला केस है। अगर ले सकते हो तो ले लेना, नहीं ले सकते तो मत लेना। लेकिन इसका आंसर 1 और 2 है। और पेपर में अगर मैं 50-50 पे जाती हूँ, मैं नॉर्मली मुझे क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अगर मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे 100% श्योरिटी होगी। लेकिन अगर मुझे नहीं आ रहा, मैं 50-50 पे आराम से पहुंचती हूँ। लेकिन 50-50 में मैं जब भी अपना दिमाग लगा के आंसर करती हूँ ना, तो मेरे 70% गलत होते हैं और 30% सही होते हैं। तो इसलिए 50-50 मुझे सबसे ज़्यादा रिस्की लगता है। 50 पहुँचने के बाद मतलब मुझे लगता है मेरा गलत ही होता है, मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम पेपर में गलत ही आता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। लेकिन 50-50 पे अब मैं रिस्क लेना बिल्कुल अवॉइड करूँगी। अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लेकिन सबके साथ ये डिफरेंट केस होगा। मेरे साथ ये केस है, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा। अ मेंबर of the Lok Sabha does not become disqualified to continue as a member of the House if the member discontinue, जो लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने के लिए निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य, हमसे ये पूछा गया है कि कोई भी पर्सन है वो डिसकंटिन्यू नहीं होता कब? वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप, तो वॉलंटरी गिव अप कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। एक्सपेल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही हैज़ बीन, तो अगर उसे एक्सपेल्ड करा गया है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होता। तो इसका आंसर भी है। ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के बाद अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट यहाँ पे अगर 15 दिन के अंदर उसको माफ़ नहीं करा जाता तो होता है। अब ये आधे अधूरे क्वेश्चंस देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर्स हमारे सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा गया है? तो उसका आंसर है इंग्लिश। 8th शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस है याद रहनी चाहिए या फिर एक बार देख लो। कशुर, डोगरी और कांगड़ी, ठीक है, नेपाली, मैथिली, देवनागरी, हिंदी, सिंधी, फिर यहाँ पे नस्तालिक, मराठी, उड़िया, फिर यहाँ पे कोंकणी, यहाँ पे तेलुगु, मलयालम, फिर यहाँ पे तमिल, या फिर बांग्ला, यहाँ पे उर्दू, यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे मणिपुरी, यहाँ पे यहाँ पे नेपाली और यहाँ पे मैथिली। तो एक बार इनको देख लेना, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। विच नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास 104 क्या कहता है। 104 हमसे पूछ रहा है कि विच किंगडम डिड द टेम्पल ऑफ द हजारा रामा बिलोंग्स टू विजयनगर। इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, विजयनगर साम्राज्य का है। देखो, ये वाला जो टेम्पल है ना, मैं जाके आई थी, अभी विजिट करा है मुझे, लेकिन उसका नाम याद नहीं था कि हजारा रामा टेम्पल है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा तो मुझे अरे मैं तो यहाँ पे विजिट करके आ चुकी हूँ। तो ये हम्पी के अंदर है, पास में, ये कर्नाटका के पास के अंदर ये रॉयल एरिया ऑफ द हम्पी के अंदर है हजारा रामा यूनेस्को। और यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल वगैरह होता है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर काम कर रखा है इस टेम्पल के अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज़ एक बार देख लो, ये किसको है? ये लॉर्ड रामा को डेडिकेट करते हैं ना, हम्पी के अंदर है। फिर यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे था, पॉपुलर है और ये सारी चीज़ें। तो विजयनगर साम्राज्य से जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 104 का जो आंसर है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोटिव इंस्क्रिप्शन इन
सेकेंड सेंचुरी। दूसरी शताब्दी बीसी में संकल्पित लेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजन इंस्ट्रक्शन, दे टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ द ट्रांसफर टू द मेरिटोरियस रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो 105 के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है। इनमें क्या होता था, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो उपहार दिए गए थे उनका अभिलेख होता था। एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का एक अन्य व्यक्ति में अन्य रूपण होने के विचार से। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी के भी अच्छे काम करते हुए देखोगे तो वो भी आप में आएंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड सी दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभिनव गुप्ता ने तंत्र लोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल तथा त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं के व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित सम्रेच कहा तकनीकी रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रार्थनाओं से सरोबोर है। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये दोनों ही सही हैं। एक बार देख लो तंत्रलोक का अर्थ क्या है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है इसके बारे में। ये इस फर्स्ट लाइन क्या लिखी गई है, आचार्य हरिभद्र सूरी प्राकृत गद्य भाषा में निबंध एक आख्यानात्मक प्रकृति है। प्रचलित भाषा में इसे नायक और प्रतिनायक के बीच जन्म जन्मांतरों के जीवन संघर्षों की कथा का वर्णन करने वाले प्राकृत का एक महान उपन्यास कहा जाता है। मूल कथनों के रूप में इसमें उज्जैनी के राजा सम्रादित्य और प्रतिनायक अग्निशर्म के 9 जन्मों का वर्णन है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो तंत्रलोक दार्शनिक तपस्वी और रहस्यवादी अभिनव गुप्ता द्वारा रचित एक प्रमुख कृति का नाम है। इस विषय पर अब एक आभासी विश्वकोश के रूप में यह सभी अद्वितीय कश्मीरी शैव तथा तांत्रिक दर्शन और प्रथाओं को शामिल करता है। तंत्रलोक में 37 अध्यायों में 5800 से अधिक श्लोक हैं। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेना। मेरे को भी ये क्वेश्चन नहीं पता था, मैंने भी सर्च करा है, मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं था। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नियर मनी। नियर मनी क्या होता है, डियर मनी क्या होता है, ये सारी बहुत सारी टर्म्स है, मैंने आपको बोल रखी है, मैं बताऊंगी ज़रूर। ट्रेजर मनी इसके बारे में सेविंग अकाउंट और स्मॉल टाइम में डिपॉजिट है। और रिटेल इसके अंदर एक टेबल है, तो वही बता दूंगी, अब मुझे ध्यान नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स ही नहीं है, मैंने किसी को दे रखे हैं, तो वो जब कभी देगा तो मैं मांग लूँगी, तब मुझे आ जाएंगे, तब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ट्रेजर मनी, तो वहाँ पे वो टेबल वगैरह है जो पेस्ट ही कर दूंगी, या फिर जब मैंने इकोनॉमिक्स का सेक्शन में ये डिस्कस करूँगी तो मुझे याद रहेगा, तो मैं वहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगी, इस चीज़ को बता दूँगी। तो नियर मनी के अंदर ट्रेजरी बिल आता है, सेविंग अकाउंट्स आते हैं, रिटेल मनी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये सारे ही सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिनोट अ टेक्निक फॉर अवॉइडिंग अ रिस्क फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी कौन सी जो टर्म है यूज़ करें जिसमें रिस्क जो ट्रांजेक्शन की उसको अवॉइड करा जा सके, ये चीज़ पूछी गई है। तो हैजिंग होता है, डंपिंग होता है, डिस्काउंटिंग होता है, डिफ्लेटिंग होता है। चारों टर्म्स को अपन समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि आंसर। एंटी डंपिंग ड्यूटी के अंदर क्या होता है, जो चाइना है, चाइना पे इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान जो आपकी कंट्री में महंगा मिल रहा हो लेकिन आप उसको चीप में सस्ते दामों के अंदर दूसरे देश के अंदर बेचते हो, तो उसको डंपिंग कहते हैं। ठीक है, रेफर्स टू द इंटरनेशनल सेल ऑफ द गुड्स एट द चीपर प्राइसेस देन द डोमेस्टिक सेल प्राइस और अ प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर हैजिंग, हैजिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द परचेज और द सेल ऑफ अ सेम quantities of the same or a similar asset approximately simultaneously in two different markets, with the exception that the future change in a price in one market will be offset by the opposite change in the other market। आप क्या करते हो, इसके अंदर क्या होता है, हेजिंग के अंदर समझ लो कि आप दो चीज़ों को खरीदते हो, सेल करते हो या परचेज करते हो किसी भी चीज़ को, और आप दोनों चीज़ों में ये समझते हो कि अपोजिट नेचर होगा, एक में ये चीज़ बढ़ेगी और एक में ये चीज़ घटेगी, तो उस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, जनरल प्राइस ये फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा, जनरल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ऑफ द इकोनॉमी फॉल्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, मनी बिकम वर्थ मोर। देखो ये जो यहाँ पे डिफ्लेटिंग है ना, डिफ्लेटिंग जो होता है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। मैंने एक बार रीड कर दिया, फिर मेरे को समझ में आया किसका रीड कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिफ्लेशन मतलब क्या होता है कि जब प्राइस जो किसी भी चीज़ का होता है ना वो घटता जाता है, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन में तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस घटता जाता है, प्राइस घटता जाता है, तो यहाँ पे मनी जो होता है उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। तो मनी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इसको समझ लो, कैसे समझाती हूँ। इसमें देखो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में जैसे 10 रुपये है, 10 रुपये के अंदर आप क्या खरीद पा रहे हो, सिर्फ एक बनाना खरीद पा रहे हो। लेकिन अब क्या कर रहे हो, 10 रुपये के अंदर डिफ्लेशन आया तो आप 3 बनाना खरीद पा रहे हो। तो यहाँ पे जो 10 रुपये है उसकी मनी की ज़्यादा वैल्यू हो गई, वर्थ हो गई, मतलब 3 बनाना 10 रुपये में आ रहे हैं। पहले मनी की वर्थ नहीं थी कि एक बनाना सिर्फ 10 रुपये में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी, सामान बढ़ गया, सामान बढ़ा तो मनी की, पैसे की वर्थ भी बढ़ गई, तो डिफ्लेशन के टाइम वर्थ जो होती है बढ़ जाती है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है यहाँ पे
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू रिसीव्ड इन अ फ्यूचर टाइम पीरियड टू अ इक्विवेलेंट वैल्यू रिसीव्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग मतलब होता है कि फ्यूचर में जो वैल्यू रिसीव करने वाले होते हैं, जैसे सपोज अभी किसी भी चीज़ को खरीदा अपन ने, जैसे इसमें एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है, यहाँ पे नोट करा था मैंने, तो कि डॉलर जो 50 साल बाद आज से रिसीव होगा अपन को, वैल्यूड लेस देन द डॉलर रिसीव टुडे। तो मतलब अपन ऐसा माने कि डॉलर की वैल्यू घट जाएगी। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। आज एक पेन को मैंने खरीदा 500 रुपये में, 500 रुपये में फिर उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और वो बहुत कॉमन हो गया, तो वो 500 रुपये की जगह फ्यूचर में जाके उसकी जो प्राइस है वो 50 रुपये हो गई। तो इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव वैल्यू को मेजर करता है। अब यहाँ पे हमें टेक्निक जिसमें रिस्क को अवॉइड करना होता है तो वो हेजिंग कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, टीजन 4 द 87 अकेडमी अवार्ड विनर इन द कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री फीचर इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। 109 में हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे एडवर्ड स्नोडेन होगा, छोड़ दो, ये उस टाइम का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रस्ट एरिया इन द रेलवे बजट। रेलवे बजट अब तो आता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को तो करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका आंसर है 180 डेज इन एडवांस टिकट बुकिंग फैसिलिटी। अब 180 डेज थी, अब 6 महीने थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, सिर्फ 2 महीने कर दिया गया है। अभी रिसेंटली रूल में चेंज हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ द इंडियन पोस्ट हैज़ परमानेंटली बीन डिसकंटिन्यूड। इंडियन पोस्ट की कौन सी जो सर्विस है वो डिसकंटिन्यूड कर दी गई है, टेलीग्राम की। टेलीग्राम खत्म हो गया, टेलीग्राम अब ऐप आ गई है। फिर ये करंट में था, क्वेश्चन छोड़ दो। द कैटेगरी ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वॉज एंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू द अमेंडमेंट इन द ईयर। अब देखो इस चीज़ को रट लेना है, इसका आंसर है 2003। 2003 के अंदर इसको ऐड करा गया था। 2015 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे करंट में चल रही थी, ये वाली सारी चीज़ें ना, इसलिए पूछिए 15-16 में। फिर अब यहाँ पे देखो, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू। राइट टू एजुकेशन किसके द्वारा ऐड करा गया है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा करा गया है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट में ऐड करा गया है 21A के अंदर 6 से 14 ईयर्स में एजुकेशन की बात करी गई है। DPS में 51A जो है उसके अंदर 6 से 14 ईयर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई है। 93 जो है वो एम्पावर करता है स्टेट को जो स्पेशल प्रोविजन बना सके सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल क्लासेस के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे 87 बात करता है यहाँ पे रीएडजस्टमेंट एंड री रैशनलाइजेशन ऑफ अ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन फिगर ऑफ 2001 सेंसस। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं 97 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कराता है। इसको फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड करा गया आर्टिकल 19 में, 43B के अंदर प्रमोशन करा गया और यहाँ पे इसका एक पार्ट बनाया गया 19(9)B जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो अपने पास 114 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ही बचे हैं, जल्दी से करते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर एट द रूमी नी देई गिव विविड डिटेल्स ऑफ द अशोक धम्मा। अशोक धम्मा के बारे में देता है। द निगाली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोण गमन स्तूप की यात्रा किए जाने की तथ्य का अभिलेख करता है। अब ये इतने डीप में ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मुझे सच में नहीं पता, तो मैं इसका सोर्स भी नहीं बता सकती हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। मैं कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं बताऊंगी अगर एनसीईआरटी में भी है या नहीं है। अब क्या चीज़ मेंशन है मुझे नहीं पता, इसका आंसर सिर्फ 2 है। अब देख लो यहाँ पे, ये नेपाल के लुम्बिनी में अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अंकित है, संदेश अंकित है। जो भी इसकी खोज किसने करी गई थी, एंटन फुरहर ने करी थी। एक बार ये पढ़ लेना अगर कभी आपको मिले तो। फिर इसके बारे में क्या चीज़ कही गई है वो एक बार देखो। इस पिलर के अंदर क्या बात करी गई है, जो अशोका धम्म था कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड था। फिर यहाँ पे जो बात करी गई है वहाँ पे इसको लुम्बिनी पिलर भी कहा जाता है, नेपाल के अंदर है। डिपिक्ट द अशोका ट्रैवल टू बुद्धास बर्थ प्लेस, ही रिड्यूस द टैक्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो जो पीपल उस एरिया के अंदर रह रहे थे उनका टैक्स रिड्यूस कर दिया गया था। फिर इस दूसरे बारे के बारे में बात करी गई है कि ये सर्टेन द फैक्ट एम्परर अशोका इनलार्ज द कनाकुंबी बुद्धा स्तूपा एंड वर्कशिप डेट। तो इसके बारे में सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। धम्मा के बारे में नहीं बता रहा है, वो टैक्स जो बुद्धा की जो विजिट प्लेस है उसको विजिट करा था और उसके बारे में उन्होंने टैक्स रिड्यूस कर दिया था, उसके बारे में बात करी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर नहीं है। उसके बाद अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंसिडर करना है अपन को कुछ कंडीशंस, कुछ अपन से स्टेटमेंट पूछे हैं किसके बारे में, असम के बारे में। वर्ष 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर में से पृथक कर दिए गए थे, एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित करे गए थे। वाले के अंदर देखो ये सारे ही सही हैं। देखो असम के बारे में मैंने लिख दिया है, स्टेटहुड उसे 1950 के अंदर मिला था। असम जो है वो कैसे बना था, ईस्टर्न बंगाल और असम का पार्टीशन हुआ था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तब, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल और असम प्रोविंसेस। फिर 1912 के अंदर यहाँ पे जो सेपरेट असम का प्रोविंसेस बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के अंदर। 1905 के अंदर मैंने आपको बता दिया ईस्टर्न बंगाल और असम के अंदर इसका प्रोविजन हुआ था। असम जो होता है उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर भी बोला जाता है।
फिर यहाँ पर 1874 के अंदर असम टेरिटरी 11 डिस्ट्रिक्ट में डिटैच करी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था बंगाल के अंदर, असम के अंदर, मेड इनटू अ इंडिपेंडेंट चीफ कमिश्नरशिप। तो इसका आंसर ये जो फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, फाहियान के बारे में पूछा गया। ट्रैवलर से रिलेटेड जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो ट्रैवलर्स को अगर आप प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा। फाहियान का गाओ सिंह फाहियान जुआन भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का आध्यात्मिक आंखों देखी चीनी वर्णन था। ये बात सही है, जो चीज़ें उन्होंने देखी थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था, तो ये बात एकदम सही है। यह ग्रंथ लिखते समय फाहियान सिर्फ 25 ईयर्स का था, तो ये चीज़ गलत है, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। फाहियान के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य उन ग्रंथों को प्राप्त करना था और वापस ले जाना था जिनमें मठ के नियम अंतर्विष्ट है, तो ये वाली बात भी सही है। उनका मतलब ये था कि बौद्ध वगैरह के बारे में शिक्षा ग्रहण करना और उसका प्रचार प्रसार करना और उससे जो ग्रंथ रिलेटेड है वो लेकर जाना। यहाँ पे जो रफ वर्क में था वो क्वेश्चन कट करके मैंने उसी पेज पे लगा लिया। अब देखो फाहियान के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, इनकी रिकॉर्ड वगैरह के बारे में बात करी गई है। फाहियान के बारे में मैंने लिखा भी है, 402 सेंचुरी सी के अंदर आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के रेन के अंदर आए थे। इनके बायोग्राफी इसमें इस नाम से है। इन्होंने ट्रांसलेट करा था रॉबर्ट, एक बार देख लेना किसको किसने ट्रांसलेट करा था। एक बार किसी बुक के लिए पूछा गया है क्वेश्चन कि इसको किसने ट्रांसलेट करा था, और ये जब 70 ईयर्स के थे जब इन्होंने ये बुक लिखी थी, ना कि 25 के। तो सेकंड वाला तो रॉन्ग है, लेकिन इसका फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला गया, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ द टैक्स होल्ड्स दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पीपल पे शुड रिलेट टू देयर इनकम ऑफ द वेल्थ। इनकम और वेल्थ के हिसाब से टैक्स का डिसाइड होना चाहिए, तो ये बात एकदम सही है। द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन स्टेट दैट इंडिविजुअल शुड बी टैक्स इन अ प्रपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव, ये बात भी सही है। बेनिफिट उनको टैक्स जो वो देते हैं उसके हिसाब से ही मिलना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स टेक अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज दैन इट डज फ्रॉम द रिचर फैमिली, ये चीज़ एकदम गलत है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन करा है। अब देखो इसमें ये अपन को नहीं पता, ये अपन को नहीं पता, लेकिन थर्ड वाला अपन को पता है। थर्ड वाला प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं प्रोग्रेसिव टैक्स पे करा रही हूँ। इनकम के साथ बढ़ता है, अमीरों की जितनी इनकम होगी उतना ही टैक्स लगेगा, गरीबों के पास इनकम उतनी नहीं होती तो उन पर इतना टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका आंसर थर्ड तो रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। फिर देख लो, इनडायरेक्ट टैक्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीपर एंड ईजियर टू कलेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये एडवांटेज होती है, सही बात है। वैट वगैरह लगाते हैं, सेल्स टैक्स लगाते हैं, सर्विस टैक्स लगाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह पे लगाते हैं, आराम से उसको लिया जा सकता है, तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, इसका फोर्थ सही है। अब देखो इसमें हमसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, इनमें से कौन फॉल्स है। अब देख लो यहाँ पे, वेज बॉन्ड आर द ट्राई पार्टी इन नेचर विथ रिप्रेजेंटेड फ्रॉम वर्कर्स एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंट वर्कर, ये चीज़ एकदम सही है। वेज बोर्ड्स जो होते हैं, वेज के लिए जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं उसके अंदर ये तीनों मेंबर्स होते हैं। फिर एक्सेप्ट फॉर द वेज बोर्ड ऑल द जर्नलिस्ट एंड नॉन जर्नलिस्ट, मैं बता देती हूँ। देखो जो वेज बॉन्ड आया था ना वो ट्री पार्टी ही नेचर के अंदर था कि उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स भी होने चाहिए, एम्प्लॉय भी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट मेंबर भी होने चाहिए। और यहाँ पे जो सेकंड वाला ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो वेज बोर्ड बनाए गए थे जर्नलिस्ट के लिए वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और बाकी जो नॉन जर्नलिस्ट वाले हैं उनके लिए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो जो नॉन जर्नलिस्ट के लिए बनाए जाते हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन या फिर वो जो भी चीज़ें देते हैं, वो जो रूल्स वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है वो मान्य नहीं होती। सिंपली ऐसे मान लो उनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो इतनी कंसिडर नहीं करी जाती, क्योंकि उनका कोई भी मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ना, कानून से नहीं बनी, इसलिए। सेकंड नेशनल कमीशन है लेबर का, उसने रिकमेंडेड करा था अगेंस्ट द यूटिलिटी ऑफ द वेज बोर्ड, तो ये बात एकदम सही है। उसने कहा था कि जो स्टेट है और जो नेशनल वगैरह हैं वो अपने हिसाब से पेमेंट वगैरह बता दे, डीए वगैरह जो बनाना है वो बता दे, कानून वगैरह बना दे। वेज बोर्ड बनाने का सेंस ही क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन हमारे पास जो सेकंड है वो सही नहीं है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड तो नहीं है हमारे पास, तो सेकंड सही नहीं है। अच्छा फॉल्स पूछा है बच्चे, देखो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑप्शन तो है नहीं, फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स में क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अब ये वाली चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना। क्वेश्चन देखो, द रैंक ऑफ द मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू, जो मेजर जनरल का रैंक होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो रियर एडमिरल इन नेवी के वो होता है। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो आप लोग देख लेना, ये मेरी इंपॉर्टेंट की नहीं है, मेरे को यहाँ इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ बतानी है। देखो एडमिरल ऑफ द फ्लीट जो होता है वो अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है। फील्ड मार्शल शैम मॉनिक शॉ, इनका नाम सुना होगा आपने, दो लोगों को दिया गया है, मंडपा कैरियप्पा और सैम मानिकशॉ को ये चीज़ दी गई है। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो होता है वो अर्जन सिंह को दिया गया है। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द 5 स्टार रैंक होल्ड देयर रैंक फॉर लाइफ एंड आर कंसिडर टू बी सर्विंग ऑफिस अंटिल देयर डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके पास 5 स्टार होता है ना, होल्डर होता है ना, वो मतलब रिटायर भी नहीं होता कभी भी, वो अपनी लाइफ जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसमें रहता है। तो फील्ड मार्शल मिल चुका है, एडमिरल ऑफ
फ्लीट अभी तक किसी को भी नहीं मिल रहा है, और मार्शल ऑफ एयरफोर्स। तो ये जो रैंक वाले होते हैं ना, ये अपनी डेथ तक रहते हैं। डेथ तक रहते हैं मतलब कि इनको रिटायरमेंट के बाद भी इनकी ये जो पोजीशन होती है वो खत्म नहीं होती। अब उसके बाद अपने पास लास्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अमंग द करंटली ऑपरेशनल इंडियन सैटेलाइट देयर इज नो, जो इंडिया की ऑपरेशनल सैटेलाइट है उसमें से कौन सी नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई। अब देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपनी सबसे पहले INSAT थी जो फेल हो गई थी, फिर INSAT-1 भी थी, अब GSAT-19 है, ठीक है। फिर उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS है। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS-07 10 Feb 2023 को। भास्कर-1 सबसे पहली थी। जुपिटर ऑर्बिटल सैटेलाइट, देखो ये वाली, इसके अंदर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो EOS-07 10 Feb को लॉन्च करी गई थी 2023 में। भास्कर फर्स्ट जो है सबसे पहली है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर उसको लॉन्च करा गया था। अब यहाँ पे ये जो जुपिटर ऑर्बिटर सैटेलाइट है वो अभी तक अपन ने लॉन्च नहीं करी। अपन ने कौन सी लॉन्च कर रखी है, अपन ने लॉन्च मार्स के लिए करी है, सन के लिए आदित्य करा है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए लॉन्च नहीं करा कोई भी मिशन जुपिटर के लिए। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला, यहाँ पे देखोगे तो देखो ये पेपर है, यहाँ पे जो उस टाइम की कट ऑफ गई थी UPSC की साइड से, मैंने ये निकाली है, एक बार देख लेना। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द लास्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट और मार्क्स ऑफ द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के कितने रिटर्न एग्जाम्स में और फाइनल एग्जाम्स में। तो IMA के लिए 72 गए थे, INA के 63, और एयरफोर्स के लिए 123, OTA मैन के लिए 68 और OTA वुमेन के लिए 68। तो आप ये सारी देख लेना, और जब भी आप करो तो अब मेरे को अगर ऐसा कोई रैंक का मिलेगा तो मैं लगा दूंगी। और इसके बाद ये देखो आंसर की भी लगा रखी है मैंने 2016 की, तो जिसको आंसर की चाहिए हो ना इसके पीछे, तो आंसर की भी देख लेना। यहीं पर ये जो अपना 2016 का पेपर है पूरा खत्म होता है। उसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में 2016 के सेकंड पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।